हेलो अब्दुल्ला, आवाज क्लियर है? आपका माइक ऑफ है। जी जी, अभी थोड़ी क्लियर है। ओके, ठीक है। EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम इन्वेंट्री के हवाले से पढ़ रहे थे। और इन्वेंट्री की तमाम चीजें हमने देखी, फीफो, लीफो, एफको। और फिर हमने इन्वेंट्री से वैसे रिलेटेड। वो स्क्रीन आई नहीं रही। स्क्रीन नहीं आ रही, बट मेरे पास से तो शेयर हुआ हुआ है। नेट का इशू आ रहा है। मेरे पास से तो शो हो रहा है, मेरे सिग्नल्स भी पूरे आ रहे हैं। अब तो मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिए। मैं अपनी लोकेशन चेंज कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो। इंटरनेट का मसला नहीं है। ओके, मतलब वहां में वहां अंदर नहीं आते सिग्नल। बेटा जरा कंप्लेन कर दे, वहां पे वाईफाई के सिग्नल्स बहुत वीक हैं अंदर। क्लासरूम में क्लास नहीं ले पा रही मैं। मुझे यहीं बैठ के लेनी होगी क्लास। जरा जल्दी से फिक्स करें प्लीज। अब आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं, आ गई आ गई। अब सही है। सही। ओके। सो हमने अपने पिछली क्लासेस में रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज इन्वेंटरी, रीऑर्डर लेवल, ये तमाम चीजें इन्वेंटरी के हवाले से देखी और समझी। अब हम EOQ की जी तरफ, जी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। पहले तो आप मुझे ये बताएं, EOQ है क्या? जो पिछली क्लास में हमने ब्रीफली उसको समझा था कि EOQ क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो लेट्स सी आपको याद है या नहीं। वो इसका था कि इन्वेंट्री जो है वो हम एक मतलब ना ज्यादा मंगवाएं ना कम मंगवाएं, मतलब एक ज्यादा जाया भी ना हो, वो सब चीजें सारा वेरी पैरामीटर्स गुड। देख के ना उस हिसाब वेरी से गुड। इन्वेंट्री हमारे पास क्वांटिटी मौजूद हो, उस हवाले जरूर। से था ये। यानी उतनी ही क्वांटिटी मंगवाई जाए कि जितनी नीडेड है। और जिसके आने जी से हम ना ओवर स्टॉकिंग की तरफ जाएं, ना अंडर स्टॉकिंग की तरफ जाएं। और हमें जी। बिल्कुल एक इकोनॉमिक, वो इकोनॉमिक भी पड़े। इकोनॉमिक भी पड़े का मतलब है ना वो हमें महंगी पड़े ना वो हमें सस्ती पड़े, हमें एक रीजनेबल अमाउंट उसकी रहे। और जिससे हमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में फायदा हो, सेल्स में फायदा हो, हमारे हमारे शेल्व्स भरे हुए हों, कभी भी हम स्टॉक आउट ना हो। ना ठीक। हो। अब आइए जरा ठीक इसको है। पढ़िएगा। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज। The economic order quantity EOQ is the order quantity which minimizes inventory cost. The EOQ can be calculated using a table, graph or formula. अच्छा, अब मेरा आपसे एक आगे सवाल है। बढ़ो। एक बेसिक सवाल है। हम्म क्या सवाल है कि भाई हम्म आप भी माशाल्लाह से एक जॉब कर रहे हैं और आप भी अपना कारोबार देख रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम्म कर रहे हैं, ठीक है। और आपने वो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसे भी कर रहे हैं, इस वक्त तक, आज तक, आज से पहले तक आपके पास ये सारी नॉलेज नहीं थी कि EOQ नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है। नहीं। अब सही है ना, नहीं थी ना नॉलेज। तो बोल। अभी भी तो आप अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर ही रहे थे ना, कि कितना माल मंगवाना चाहिए, कितना नहीं मंगवाना चाहिए, कब ऑर्डर प्लेस कर दें, कब हम्म नहीं करें। कर ही रहे थे ना सब हम्म, चीज मैनेज। तो फिर क्या बिल्कुल। ही जरूरत है कि अब हम इसको सीखें? EOQ का एक बकायदा पूरा बड़ा सा फॉर्मूला है। वो क्यों हम याद करें जब हमारा काम ऐसे भी चल रहा है? विदाउट नोइंग दिस भी आपका काम चल रहा है माशाल्लाह से। तो क्यों जी। सीखें इसको? क्या रीजन है आपके हिसाब से? वो देखिए, वो जो पहले मैंने जिस घर में काम कर रहा हूँ वो कंपनी पहले से चल रही थी ना। जब मैं आया तो उनको 5 साल हुए हुए थे। तो हम लोग क्या करते थे कि उनके जो लास्ट 2 ईयर्स का डाटा होता था, उस हिसाब से हम कंपेयर करते थे कि जैसे जनवरी में कौन कौन सा आइटम और कितने बिके, क्या क्या साइजेस बिके, दोनों ईयर्स का कंपेयर करके उस हिसाब से हम थोड़ा सा प्लस माइनस करके ऑर्डर प्लेस करते थे। अब जो मैं अपना काम कर रहा हूँ तो उसमें तो अभी हम पहली दफा ऑर्डर कर रहे हैं ना, करेंगे।
तो मुझे नहीं पता उसका भी कितना करेंगे, क्या करेंगे। वो एक एजेंसी है, वो उनका प्लान है, वो करेंगे। सही, सही, तो ये चीज़ बिल्कुल। सीखनी है मुझे। अब देखिए, एज अ लेमैन, विदाउट नोइंग एसीसीए, विदाउट नोइंग दीज फॉर्मूलाज, आपका काम चल रहा था, चल रहा है और हम्म। चलेगा, और दूसरों का भी इसी तरह हम्म, चल। लेकिन देन व्हाई बिल्कुल। दिस, व्हाई एसीसीए वांट्स अस टू नो दिस, नो अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? बिकॉज ये जानने से इट विल हेल्प यू टू मिनिमाइज इन्वेंटरी कॉस्ट। हम्म। आप मंगवा तो लोगे, आपको जितना अच्छा हम्म। लग रहा है आप मंगवा लोगे क्वांटिटी, ठीक है। और आप अपनी गलतियों से सीखोगे भी, ट्रायल एंड एरर करते करते आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, 300 इज द राउंड फिगर की जितने यूनिट्स मुझे मंगवा लेने चाहिए, ठीक है, एवरी ऑर्डर प्लेस बिल्कुल। जब भी करें। हाउ एवर, आपको एग्जैक्टली साइंटिफिकली बैक्ड अप नहीं है कि ये 300 की फिगर जो आप अंदाजे से मंगवा रहे हैं, ये क्या आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर रहा है? हम्म। गेटिंग द पॉइंट? हमें एसीसीए जी में जी। सिखाया ही यही जाता है। कोई भी, आप अभी ये पढ़ रहे हो, आगे एफएम में जाके बहुत सारे दूसरे फॉर्मूलाज हम देख रहे होंगे, तो हमें सिखाया ही ये जाता है कि यहाँ पे अपनी मन मर्जी नहीं चलानी है। मन मर्जी यानी मेरे हिसाब से, मेरा दिल चाह रहा है, मुझे लग रहा है, मेरे सोच के हिसाब से ये मंगवा लो, इतने यूनिट्स मंगवा लो। नहीं, वो बोलते हैं साइंटिफिक फॉर्मूला फॉलो करो। आप, क्योंकि आप जवाबदेह हो। अगर आपका सीनियर या सीईओ या जो भी आपसे आके पूछे कि आपने ये डिसीजन कैसे ले लिया कि 300 यूनिट्स ही बनाने मंगवाने चाहिए, तो आपके पास बैकअप कैलकुलेशन हो, बैकअप फॉर्मूला हो कि देखिए सर, मैंने ईओक्यू फॉर्मूला फॉर्मूला को फॉलो किया और ईओक्यू ने मुझे बताया दैट दिस इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दैट आई शुड बी ऑर्डरिंग, बिकॉज इट विल जनरेट मिनिमम, और इट विल मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट। हम्म। तो सीईओ चुप हो जाएगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है। लेकिन आप बोलोगे नहीं, मैंने पिछले 2 साल का डेटा देखा था, तो उसके हिसाब से हमें लगा, और पिछले महीने हम्म। भी ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो बोलेगा अच्छा ठीक है। ठीक है ना? समझ रहे हैं आप बात हम्म। को? जहां एक साइंटिफिक समझ गया, समझ अप्रोच या गया। फॉर्मूला आ गया, वहां पे नो बडी कैन क्वेश्चन यू। बट जहां पे आपके हम्म। अजम्पशन, विजडम, आपकी सोच, बेशक आपकी सोच सही होगी, बेशक आपका अजम्पशन सही होगा, बेशक आपकी विजडम भी सही होगी, सब कुछ सही होगा, बट सामने वाले को आप कन्विंस कैसे करोगे? सामने वाला तो आपको नहीं जानता ना पर्सनली, कि हाँ भाई अब्दुल्ला कितना सही हम्म। नहीं है, नहीं है। वो तो बोलेगा कि भाई तुमने ऐसे कैसे ले लिया ये फैसला, किसके कहने पे लिया? बिल्कुल। तो दो ही हम्म। तरीके हैं, या आप बोलोगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर से किया या साइंटिफिक फॉर्मूला यूज किया, या आप बोलोगे वो मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया। आप अपने सारे इल्जाम जो है ना उस पर डाल दोगे। ठीक है। तो फिर अब वो मैनेजर जवाब दे होगा कि उसने क्या सोच के आपको ये गो अहेड दे दिया। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और मैंने आपको डे वन पे भी बताया कि अब आप एसीसी हो, ठीक है ना, अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना, वो कभी भी वो कभी भी इस चीज को इग्नोर कर ही नहीं सकता, दैट इज द फाइनेंशियल एस्पेक्ट। कभी भी नहीं। हम्म। उसको हमेशा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को सामने रखना ही रखना है। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी रखना है, लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी उतना ही जरूरी है कि कॉस्ट तो नहीं बढ़ रही, रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। जहां आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नजर आएगा, आपका फैसला वहीं जाएगा। जहां आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं नजर आ रहा, वहां आप मूव अहेड नहीं करेंगे। ठीक है। अब आइए, ठीक है। ये हमें अकाउंटेंसी की दुनिया सिखाती है, ठीक है, ये मैं नहीं सिखा रही, अकाउंटेंसी की दुनिया और एसीसीए सिखाता हम्म। है। ओके जी। अब आइए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इसके फॉर्मूला की तरफ जाते हैं और उसकी सम पे एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया था आपने? पिछली दफा मैंने करवा दिया था। ईओ क्यू इज इक्वल्स टू जी जी। रूट अंडर 2 COD डिवाइड बाई सी एच। सीओ इज कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, डी इज डिमांड, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। ओके। अच्छा, अब ये आपके सामने है। 5.6.1 कह रहे हैं, इस एग्जाम्पल को देखो और फॉर्मूला निकालो। ये 5.6.1, एक मिनट, ये चीज खैर इसको हम नहीं देखेंगे, हम दूसरे सम को करेंगे। दिस इज द सम, बट इससे पहले एक बेसिक सम करना जरूरी है, रुके, F2 खोलते हैं। तो ये क्या बात हुई, F2 में क्या ज्यादा बेसिक है? नहीं, कुछ सम्स जो है ना वो, कुछ एग्जाम्पल सम्स जो हैं वो वहां ज्यादा अच्छे से गिवन है। यहाँ पे बस ये एग्जाम्पल सम आपको मजीद कंफ्यूज करेगा, तो मैं उन एग्जाम्पल सम्स पे जाना ही नहीं चाह रही जो कंफ्यूजन क्रिएट करे, जो सिंपल हो, बेसिक हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ताकि पहले बेसिक तो क्लियर हो ना हमारी।
ये देखें, ईओ क्यू एंड ईबी क्यू, ये इसी चैप्टर में है। जरा ऊपर जाके देखते हैं। है ये वो, सेम ही दिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सपोज अ कंपनी, M2 से ही देख लेते हैं, सेम ही है तो। ओके, सपोज अ कंपनी परचेजेस a raw material at a cost of $16 per unit. The annual demand for the raw material is 25,000 units. Holding cost per unit is $6.4 and cost of placing an order is $32. अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें सिंपली आपको मटेरियल कॉस्ट बताई गई है कि आप परचेज करोगे तो इतने पे करोगे, एनुअल डिमांड जो है वो इतनी है। यानी कि ये क्या हुआ आपका, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर है, सीओ। ये क्या है, डिमांड, हम्म। डी। और ये क्या है, होल्डिंग कॉस्ट, सी एच। और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ये है, सीओ। तो फिर ये क्या है, 16। अ कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल एट अ कॉस्ट $16 और फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज $32। तो ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है जो कि अगर सिर्फ एक यूनिट मंगवाते हैं तो ये पड़ेगा। और अगर आप बल्क में ऑर्डर कर रहे हैं, जाहिर है क्योंकि ऑर्डर एक यूनिट का तो कभी भी नहीं होगा ना, एक पूरा प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर, तो वो $32 का आपको पड़ेगा। अब आइए, यहाँ पे क्या गिवन है, वी कैन टैबुलेट द एनुअल रेलेवेंट कॉस्ट फॉर वेरियस ऑर्डर क्वांटिटी यूनिट्स गिवन है, एवरेज यूनिट्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स गिवन है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल ऑर्डर कॉस्ट एंड टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। हमें सिंपली ईओक्यू निकालना है। हाउएवर यहाँ पे कुछ और फॉर्मूलाज भी हमें गिवन है जो कि आप अगर नोट डाउन कर लो तो आपको हेल्प आउट करेंगे। फॉर्मूलाज क्या है, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। यानी अगर सवाल आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालने को कह रहे हैं या आपको निकालनी पड़ रही है हम्म। तो उसको कैसे निकालेंगे, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय हाफ ईओक्यू। ये 6.4 इन्होंने यहाँ लिख दिया बट इट्स हाफ ईओक्यू। एनुअल ऑर्डर कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। सही है। ठीक है, और ये 6.4 क्या है, ये कॉस्ट ऑफ होल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट। सो एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट, सी एच। ये आप अपने पास लिख लीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं तुझे इसका पेज नंबर ही बता दे, मैं तो खोल भी लेता हूँ। पेज नंबर 128। ठीक है। ये सीईओ है, ये सी एच है, ऑफ 1 यूनिट, ऑफ 1 यूनिट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अब आप सिंपली वो फॉर्मूला लगाएंगे, 2COD डिवाइड बाई CH, EOQ। तो डेटा आपके पास यहाँ गिवन है, सिंपली अप्लाई करें, 2 × क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर 32, डिमांड क्या है 25,000 यूनिट्स, होल थिंग डिवाइड बाई CH क्या है 6.4। उसको कैलकुलेट कीजिए और EOQ बताइए।
मुझे 25,000 है ना? क्या? वालेकुम अस्सलाम। ये ट्वेंटी 25,000 है ना, 32 इंटू 25,000? जी जी जी। ओके। 81.5। जी। 481.5। 484.5। 81, 81। 481.5। ये आना चाहिए ना 500 यूनिट्स। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है। ये नीचे 6.9 है ना? 6.4 है। ओ, सॉरी सॉरी सिक्स सॉरी पॉइंट सॉरी। फोर इंटू 32 इंटू, फिर तो सही आ जाएगा एक मिनट। आ गया 500, सही है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट ये वाला सवाल कीजिए। मिस ऑप्शन सी, 3,000। ऑप्शन क्या कह रहे हैं आप? सी, सी 3,000। वेरी गुड। कैसे निकाला? फॉर्मूला गिवन था इसलिए निकाल लिया आसानी से। जी जी। तो एवरेज इन्वेंटरी निकाली पहले, फिर उसके बाद टोटल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट जब फॉर्मूला लाया उससे निकाला, 1500 टू 3,000 आ गया उससे। परफेक्ट। देखिए कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो तो आप सारी चीजें आसानी से कर फॉर्मूला सकते याद रहे बस, ये थोड़ा सा मसला मेरे हैं। साथ है। रहेगा अच्छा, कंप्यूटर्स एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, अगेन मैं इस टॉपिक को नहीं एंटर हो रही बिकॉज कंप्यूटर्स
का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, एआई का जमाना है, इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत सारी चीजें डिस्कस हम कर चुके हैं, कोडिंग सिस्टम ये सब हम सब डिस्कस कर चुके हैं इसके ऊपर काफी कुछ। इन्वेंट्री हम्म। रिपोर्ट्स हैं। जाहिर है इन्वेंट्री की रिपोर्ट एक डेली लिस्टिंग होती है, एक इन्वेंट्री लिस्ट होता है, इन्वेंट्री मूवमेंट्स, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सप्लायर एनालिसिस। बस इसके हेडिंग्स नाम आपको मालूम होने हम्म। चाहिए, कोई एज सच इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कॉमन फैलेसी, ये कॉमन फैलेसी क्या है जरा ये पढ़ लीजिए। इट इज समटाइम्स। assume that computerizing inventory records will guarantee they are 100% accurate. In fact, discrepancies are just as likely to occur in computerized as a non-computerized system. Stock taking is thus quality equally important in a computerized inventory system as it is in a manual system. ठीक है, हम्म। ये तो बहुत सी बात है। कॉमन सी बात है, दैट्स वाइट, अ कॉमन फैलेसी। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी जरा ये क्विक क्विज के कुछ जो कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है ना, ये आप करें जरा। ठीक है, इसको जरा ट्राई करें ताकि हमें पता चले हम कहाँ खड़े हैं, कितनी चीजें समझ आई हैं। ये पहला सवाल है 13, ये करें। Material has the following details for a week. Cost. तो लोगों को देना गाजरा भिंडी को देना। मुझे पहले सवाल में ही गलत आंसर आ रहा है। अच्छी बात है, गलत आना चाहिए। जितना यहाँ गलती करोगे उतना सीखोगे। अच्छा, द इन्वेंट्री रिकॉर्ड ऑफ अ मटेरियल, क्या आंसर आया आपका बताएं वैसे। 8,840 आ रहे हैं मेरे पास तो। 8440 आ रहा है। ओके, लेट्स सी कि नहीं नहीं, कहाँ। 5840, 5840। 5840 आ रहा है, यानी सिर्फ 400 का डिफरेंस आ रहा है, तो 400 की कहीं मिस्टेक हुई है। हम्म। The inventory record of a material has the following details. Cost given है, day 2, day 3, और receipts भी given है और issues भी given है. The first in first out method is used for pricing issues. There was no raw material at the start of the day 1, यानी कि opening inventory कुछ भी नहीं है. Which was the हम्म। value of inventory on day 5? Day 5 की हम्म। inventory की value पूछ रहे हैं। ठीक है। तो डे day 5 को गायब 5, करा हुआ है बीच में। डे 5 गायब किया हुआ है ना, तो आप समझे शायद ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है 6, ये 5 ही है। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे ठीक है। जरा देखें कि डे 5 की वैल्यू पूछ रहे हैं इन्वेंट्री की। डे 5 की यानी कि इश्यूज। डे 5 को कितने हुए हैं? 14 यूनिट इश्यूज हुए हैं। हमें यही सिखाया गया है कि फीफो लीफो एफको जो भी स्टार्ट, फीफो लीफो स्पेशली जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इशू से स्टार्ट होगा, या डे ऑफ इशू हाँ से स्टार्ट होगा। तो इश्यूज 4 तारीख को इशू हो रहे हैं 10 यूनिट्स। तो ये 10 यूनिट्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले दिन जो आया यहाँ से रिलीज होंगे, यस और नो? बिल्कुल। ठीक है। तो 10 यूनिट्स कितने के इशू हो रहे हैं? 260 के। ठीक है। 260 के शू रहे हैं। ठीक है, अब पीछे कितने बच गए? 8। ऐसा ही है। 8। और यहाँ अगले दिन फिर इशू करना है 14। तो 14 कहाँ से इशू करें? 8 हम यहाँ से इशू करेंगे। 8 हम इशू करेंगे 260 के हिसाब से। बाकी कितने बचे? 14 - 8 कितने बचे? 14 में 4 बचे। 5 चार। बचे। 5 बचे। 4 बचे। एक मिनट। डिसाइड कर लो पहले। 14। 4। 6 बचे। 6 बचे हाँ। सॉरी। 14 - 8 6 बचे। 6 × 270। हम्म। ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं डे 5 की वैल्यू निकालो इन्वेंट्री की, तो बस आपने इसको ही तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। जरा बताएं, 8 × 260 कितने हो गए? 2080। और ये 6 × 270। $1620। ऐड अप करें। ये 3700। 3700, ठीक है। अब आपके क्या आ ठीक रहे है। थे? आपका क्या आंसर आ रहा था? मेरा आ रहा था 5840। 5840, ठीक है। और मेरा आपसे भी कम आ रहा है। अब बताएं यहाँ पे क्या चीज है जो हमने मिस आउट की होगी? तो इसका आंसर देख लेते हैं, क्या चीज मिस आउट हुई है। देखें, गलती से ही इंसान सीखता है। हम जितनी गलतियां करेंगे उतना मजा आएगा। नंबर हम्म। 13। 8 × 260। 12 हम्म। मल्टीप्लाई बाय 270। हम्म। 8 × 260 हमने यही तो किया है ना? बिल्कुल। 8 × 260। अच्छा, हमने 6 × 270 की है, तो वहां पे क्या शो हो रहा है? ये कुछ मुझे टाइपिंग एरर लग रहा है। 12 यूनिट्स इन्होंने लिए हैं। बट 12 और 8 तो ज्यादा बन जाएंगे ना, 26 यूनिट्स बन जाएंगे ना। इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। मैं वो देखे सवाल में तो ऑप्शन जो रखा है उसमें डे 5 तो दिया ही नहीं उसमें। तो मैंने पता क्या करा, मैंने डे 5 तो डे 6 मैंने लिए ही नहीं। मैंने डे 6 को साइड पे कर देते हैं क्योंकि डे 5 तक बात आ रही है ना, तो डे 5 तो बस वहां तक बात खत्म। सही। तो फिर डे 5 का आपने किया क्या? डे 5 आपका 5000 समथिंग कैसे आया? मैं बताता हूँ, एक मिनट। मैंने करा ये कि पहले हमने इशू करा, ये जो 18 यूनिट पहले इशू करे ना, 10 इसमें से कर दिए। सही। बाकी उसमें से अच्छा मैंने उसमें 10 में भी गड़बड़ करी ना। मैंने क्या करा कि 260 × 10 कर दिया उसको ना, 8 यूनिट काट दिए वहां से। तो ये तो गलती मैंने करी है शुरू में। अब अगर हम इसको सही से करें, एक मिनट, एक एक मिनट अभी एक करता हूँ। हम्म 260 इंटू बस 10 मिनट रुको। 2080। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 270 इंटू, मैं सब सही आ रहा है। कैसे? क्या किया आपने? 5320 आ रहा है। मैंने ये लिए ही नहीं ना, ये वाला ये इशू करा ही नहीं, डे 6 वाला। ये काउंट ही नहीं कर रहा डे 6 वाला इशू। मैंने क्या करा कि पहले 260 × 8 करा, उसके बाद जो है ये 270 × 12 करके बस आंसर आ गया। डे 5 है ही नहीं ना, ये गलत ये मसला हो रहा है आप ये। लॉजिक तो बताए ना, यानी 8 और, मतलब क्या आपने लॉजिक क्या यूज किया? कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ना? लॉजिक, अच्छा हाँ मैं बताता हूँ कि ये जो इन्होंने डे 5 नहीं लिखा हुआ ना, वो हम्म। इन्होंने इस पे सवाल में बोला है हमें कि डे 5 इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो इसमें डे 6 पे इशू करा हुआ है, डे 6 का इशू हमने लिए ही नहीं। ठीक मैंने है। सिर्फ डे 4 का इशू काउंट करा, उसके बाद जो ये आया सम करा इसको मैंने, मतलब ये 260 इंटू काट करा। ठीक है।
ये मिनट क्यों हो गया? अच्छा, 270 × 12 कर दिया, बस ये कर दिया मैंने। वो नीचे वाला इशू देखा ही नहीं, 14 जो आ रहा है डे 6 का। मेरे पास 5320 आ गया। ठीक है, मैं समझ गई। ये कह रहे हैं कि ये डे 4 में ये इशू हो गया, ये चला गया है माल। ठीक है, ये माल हाँ, चला गया है। बस डे तो 5 का पीछे बता दो। बचा कितना है, यानी बेसिकली ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे। हम्म। डे ये 5 डे 6 कह क्लोजिंग रहे हैं। इन्वेंट्री है ना, डे 6 तो बाद की एटलीस्ट कहानी लिख है। दे रहा चाहिए, उस पे क्वेश्चन मार्क ही डाल दे आगे। ये चीज हुई है। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने, यहाँ पे कितना माल बचा, 8 यूनिट्स बचे, और यहाँ कितने बचे हुए, 12 यूनिट्स बचे हुए हैं। तो इन दोनों को एज इट इज हम्म। 260 और ये मल्टीप्लाई बाय 270 कर दिया। बेसिकली यहाँ पे हम्म। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू पूछी जा रही है। ये हुआ है। हम्म। ठीक है, चलें क्या? जी। आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपका आंसर सी आ गया, 5320 का। जी जी। अब आप इसका करें, नंबर 14। एवरेज। वैसे ये वही वाले है ना, उसमें आपने फॉर्मूला मेरे से लिखवाए थे। एवरेज यूसेज ऑफ रॉ मटेरियल, एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। इस मिनिमम लेवल का फॉर्मूला आ गया, 600 kg तो आ गया। अब ये एवरेज रॉ मटेरियल कैसे काउंट होगी, इसका क्या फॉर्मूला है? एवरेज रॉ मटेरियल अभी तो हमने सारा किया था ना। आपने लिखा था एवरेज यूजेज ऑफ अ रॉ मटेरियल इज 200 kg पर डे, एवरेज यूजेज। वो याद है, वो ऊपर में जो हम कर रहे थे, रीऑर्डर लेवल और ये सारी चीजें। एवरेज ऑर्डरिंग लीड टाइम इज 5 days एंड द रीऑर्डर लेवल इज 1600 kg एंड रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू के बारे में बात की जा रही है, 2800 kg। तो अब कह रहे हैं एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कितनी होगी। तो अब आपको कोई ऐसा फॉर्मूला जहन में आना चाहिए कि जिसमें आपके पास जो गिवन चीजें हैं। एवरेज इन्वेंट्री फॉर्मूला, सेफ्टी इन्वेंट्री प्लस हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी।
ओ, 1 मिनट बस आ गया। ट्रीटमेंट जी। असल में आपको बफर इन्वेंट्री निकालनी है, क्योंकि बफर इन्वेंट्री मिसिंग है, तो बफर इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू मिनिमम तो लेवल। मिनिमम मिनिमम उसका फॉर्मूला तो मैंने सही लगाया फॉर्मूला उसका। लगा लिया आपने, बफर उसका तो आ इन्वेंट्री गया। निकल के आ गई। जब बफर इन्वेंट्री निकल के आ गई तो उसको आपने यहाँ पे फिट कर दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ गई। 600 बस रीऑर्डर क्वांटिटी। मीन्स 2000 kg। हम्म, सही है। 2000 kg। ठीक हो गई कहानी, क्लियर है। ठीक है। अब आइए, अल्लाह भला करिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है। अब आइए अकाउंटिंग फॉर लेबर। अब अकाउंटिंग फॉर मटेरियल हमने देख लिया, अकाउंटिंग फॉर लेबर पे आ रहे हैं कि लेबर की अकाउंटिंग कैसे होगी। अकाउंटिंग मींस अब्दुल्ला, अकाउंटिंग में कौन सी दो चीजें आती हैं? रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। यस, रिकॉर्डिंग एंड वैल्यूएशन। यानी कि अभी जो वैल्यूएशन। हमने इन मटेरियल किया उसकी भी रिकॉर्डिंग देखी, जर्नल एंट्रीज देखी, और उसकी वैल्यूएशन भी देख ली, फीफो लीफो एफको, और मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल ईओक्यू, सारी ये तमाम चीजें हमने वैल्यूएशन में देख ली। अब आइए लेबर का भी हम इसी तरह से करेंगे कि लेबर की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, कहाँ होगी, और लेबर की कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिएगा, लेबर कॉस्ट कैन बी डिटरमाइंड। Cost can be determined according to some prior agreement. The amount of time worked or the quantity or quality of work done. ठीक है, अमाउंट ऑफ टाइम वर्कड और द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ वर्क डन। क्वांटिटी एंड हम्म। क्वालिटी ऑफ वर्क डन ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि बाज औकात कुछ वर्कर्स जो हैं आर्ली बेस पे चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ हम्म। डेली बेसिस पे यानी डे वाइज, कुछ वीकली बेसिस पे चार्जेस ले रहे होते हैं, कुछ मंथली बेसिस पे सैलरी ले रहे हैं, और कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट तरीके हैं जिससे लेबर आपको चार्ज कर रही होती है। कुछ यूनिट बेस्ड चल रहे होते हैं, यूनिट बेस्ड, या जिसको हम कहते हैं पीस वर्क। पीस वर्क यानी कि एक कुर्सी बनाऊंगा तो ये चार्ज लूंगा, एक पलंग बनाऊंगा ये चार्ज लूंगे, फर्नीचर का 10 कुर्सियां बन गई तो वो हम्म। 10 कुर्सियों के चार्जेस हैं। ठीक है, तो यूनिट बेस्ड या फिर पीस वर्क। उसके बाद कुछ है इंसेंटिव बेस्ड काम, कुछ है बोनस, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो पेमेंट्स की शक्ल में लेबर को दी जा रही होती हैं। अब आइए लेबर की कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें ना दो पर्सपेक्टिव हैं। दो पर्सपेक्टिव किस तरह से हैं वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। दो पर्सपेक्टिव्स में सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई कौन होता है। हु इज द एम्प्लॉयर? वो अब्दुल्ला, कौन जो एम्प्लॉयर? मतलब जॉब क्रिएट करता है जो। जो हायर करता है। ठीक है, जो हायर कर रहे हम्म। हैं स्टाफ को, ये जो हायर कर रहे हम्म। हैं ह्यूमन रिसोर्स को। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स को जो हम्म। हायर कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर है। अब आइए एम्प्लॉय हम्म। कौन होता है? जो काम कर रहा है। जो काम कर रहा है, जिसको हायर किया जा रहा है, द वर्कर। ठीक है, हम्म। अब आइए मुझे ये बताएं सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? जो मतलब अपना काम खुद ही करता है। अपना काम खुद ही करता है, थोड़ा सा इसकी एग्जांपल दीजिएगा कोई। तो ऐसे मैं अपनी कंपनी में सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, आई थिंक सो, आई थिंक ऐसे ही है। कैसे? मैं खुद चला रहा हूँ ना, मेरा काम है। ठीक है, तो आप तो एम्प्लॉयर हुए। नहीं, तो काम तो मैं खुद कर रहा हूँ ना। आप हायर नहीं करते मैंने लोगों थोड़ी को। कोई बंदे रखे। नहीं। आप हायर नहीं कर रहे अभी लोगों को, ठीक है, तो अभी आप सेल्फ नहीं। एम्प्लॉयड है। अभी आप देखें कुछ हम्म। टाइम बाद आपका कारोबार बढ़ेगा तो आप हायर करेंगे, तो जब आप हायर करेंगे तो आप एम्प्लॉयर हो जाएंगे। ठीक है, सेल्फ हम्म। एम्प्लॉयड वो होता है जिसके पास एक्सपर्टीज होती है और वो फ्रीलांस हम्म। काम करता है।
उसकी कंपनी एज सच नहीं होती, वो एक उसके हाथ में एक हुनर है और वो फ्रीलांस काम कर रहा है। अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड कोई भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इदारे की बात करें, या आप हॉस्पिटल्स वगैरह भी गए होंगे, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जाहिर है हॉस्पिटल में कहीं लाइट खराब हो रही है, कहीं एसी का कोई मसला आ रहा है, कहीं पंखे खराब हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, ठीक है। तो उनके पास दो ऑप्शंस है। एक ऑप्शन ये है कि वो परमानेंटली किसी को हायर कर लें एज एन एम्प्लॉई, जिसका काम ही यही हो कि सारा दिन वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, उसका काम ही यही हो कि कहीं कोई बिजली का मसला है तो वो चेक कर ले, ठीक कर ले, कहीं कोई लाइट रिप्लेस होने वाली है वो ठीक कर ले, कहीं कोई वायरिंग का इशू है वो ठीक कर ले, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इलेक्ट्रिशियन का काम है वो सारा कुछ वो देखे। तो अगर तो हॉस्पिटल ने उसको हायर किया हुआ है मंथली बेस पे और वो फुल टाइम वहीं पे है, तो उसको हम कहेंगे एम्प्लॉई। लेकिन वही शख्स अगर उसको फुल टाइम पेमेंट नहीं मिल रही, यानी वो फुल टाइम वहां एज एन एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा और मंथली बेसिस पे उसको पे नहीं मिल रही, और उसको उसके साथ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है कि हमें जब भी कोई बिजली का मसला होगा हम आप ही को बुलाएंगे और आप ही ने आना है। तो अगर इस तरह का कुछ सेटिंग है कि प्रोजेक्ट वाइज उनको मतलब साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि साल में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज होंगे वो इसी कंपनी के जरिए कोई भी आएगा, मतलब इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। अब वो कंपनी जिस भी इलेक्ट्रिशियन को हमारे पास भेजे वो उसका हेडेक है, हमारा नहीं, हमारा मसला हल होना चाहिए टाइमली बेसिस पे। ठीक है, तो यानी एक पर्सन वहां मुस्तकिल एम्प्लॉयड नहीं है, वहां मुस्तकिल मौजूद नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे लोग भेजे जा रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, उनकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, उनकी कोई फिक्स मंथली पे नहीं है। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं, और प्लस एक्सपर्टीज उनकी है और इंस्ट्रूमेंट्स भी उनके हैं। यानी इलेक्ट्रिशियन आ रहे तो वो कंपनी से नहीं बोलेगा कि मुझे प्लास दो, वो कंपनी से नहीं बोलेगा कि मुझे फला चीज दो, फला वायर दो, वो खुद अरेंज करेगा, और वो खुद अरेंज करके हम्म। लाएगा और सिर्फ उसके बिल में लगा देगा। तो दैट्स अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। एक्सपर्टीज उसकी है, सारा हम्म। काम उसका है, बिल खाली वो कर देगा कंपनी के नाम पे। हम्म। और हम्म। प्लस उसको उसके सर पे कोई मैनेजर या सुपरवाइजर भी नहीं है कि वो हम्म। देख रहे हैं खड़े होके क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से करो, या उसको गाइडेंस दी जा रही है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ये तार हम्म। नहीं वो तार जोड़ो। भाई कंपनी की तरफ से कोई उसको गाइडेंस नहीं दी जा रही, सिवाय इसके उसको जगह बताई जा रही है कि ये जगह में ये मसला है बस। अब क्या मसला है वो आप हम्म। खुद तहकीकात करें, खुद देखें, लाइट बंद बुझ हो रही है। ठीक है, हम्म। तो ये है सेल्फ एम्प्लॉयड। इसी तरह अब दूसरी मिसाल ले लेते हैं। दूसरी मिसाल है सर्जन। हॉस्पिटल में सर्जन है। अब वो सर्जन हो हम्म। सकता है, दोनों ऑप्शंस है, हो सकता है वो एम्प्लॉय हो, फुल टाइम वहां पे मौजूद हो और काम ही वहीं करे सारा वक्त, सुबह से लेकर रात तक उसका काम ही यही है सर्जरी करना, और उसके डेज सही बने है। हुए हैं और वो उसी डेज में अवेलेबल होता है और वो उसको मंथली सैलरी दी जा रही है। ठीक है। हम्म। एक एक दूसरा है जो है एज अ विजिटिंग फैकल्टी। हम्म। तो वो एम्प्लॉय नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो आ रहा है, उसने बोला हुआ है कि पहले अगर लाइक कोई पेशेंट हुआ तो मुझे बताइएगा तो मैं आऊंगा, और मेरे डेज यही होंगे, मैं इन्हीं डेज में आऊंगा। और उसने बोला हम्म। हुआ है कि भाई मैं पर पर सर्जरी का मैं चार्ज करूंगा, इतनी ये सर्जरी होगी तो ये चार्ज होगा, ये सर्जरी होगी तो ये चार्ज होगा, तो इसमें कोई मंथली कोई फिक्स हम्म। सैलरी नहीं है। ठीक है। हम्म। अब वो जब आएगा तो उसकी एक्सपर्टीज है, उसकी नॉलेज है। यकीनन जो मेजर ऑपरेशनल टूल्स हैं वो तो हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसके अलावा अगर कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज है जो सिर्फ उसी की सर्जरी में यूज होती है तो वो डॉक्टर खुद लेकर आएगा, सर्जन खुद लेकर आएगा। सही। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉई में। वैसे और आपको डॉक्टर बनना था? जी, आपको डॉक्टर बनना था? नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। मुझे कभी भी आपका डॉक्टर नहीं इंटरेस्ट, बनना था। आपकी एग्जाम्पल में हमेशा डॉक्टर आता है। वो आपको इसीलिए सारी इंसाइट्स पता क्योंकि है डॉक्टर्स की। आप लोग का वास्ता यकीनन हॉस्पिटल वगैरह गए होगे, देखा होगा, एक बड़े इदारे को अगर जी जी जी। इमेजिन किया जाए। अच्छा अच्छा मैं अच्छा। दूसरी सही मिसाल भी बात। दे सकती हूँ, मैं अब पहले मिसाल देने वाली थी स्कूल की, पर मैंने कहा यार क्या स्कूल बच्चों वाली मिसाल, चलो बड़ी ही मिसाल देते हैं। अच्छा, आप कहीं भी किसी भी इदारे में चले जाएं, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और इस तरह के काम हम्म। होते ही होते हैं। जी जी, समझ गया। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अगले लेवल पे जाते हैं। तो जाहिर है जब आपको इसका डिफरेंस पता होगा तभी हम इसकी पेमेंट के हम्म। चार्जेस डिसाइड कर सकते हैं। अब दो तरीके हैं, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। दो पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? एक है एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव, एक क्या है? एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव।
और दूसरा क्या है, एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉई पर्सपेक्टिव। अब आप बोलेंगे क्या फर्क है दोनों में? भैया फर्क नहीं, ये फर्क होता है ना, अब उसकी सोच अलग है, इसकी अलग है, उसने काम करवाना है, इसने काम करना है। बिल्कुल। अब हम अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे ना कि हमें इन दोनों के पर्सपेक्टिव्स कैसे जानने हैं। एक होती है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट किसको पड़ती है? उसको, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर को। ये है एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव। यानी हम्म। एम्प्लॉयर के जेब से जो भी पैसा जाएगा लेबर के पास, वो उसके लिए कॉस्ट है। ठीक है। और एम्प्लॉयर की जेब से जरूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही जाए, बेनिफिट्स जो कंपनी दे रही है, हो सकता है इंश्योरेंस बेनिफिट्स, हो सकता है गाड़ी दे रही है, हो सकता है फ्यूल एक्सपेंसेस बेयर कर रही है, हो सकता है हेल्थ हम्म। इंश्योरेंस है, कोई किसी भी तरह के बेनिफिट्स जो लेबर को दिए जा रहे हैं ना, और वो एम्प्लॉयर की जेब से दिए जा रहे हैं, यानी कंपनी की जेब से दिए जा रहे हैं, तो वो लेबर कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है। हम्म। अब आइए, अब आइए दूसरा पर्सपेक्टिव विच इज एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव। एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी है? हम्म। ठीक है। यानी एग्जामिनर आपसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछ सकते हैं। एग्जामिनर बोलेगा लेबर कॉस्ट बताओ, तो आपको जहन में आना चाहिए एम्प्लॉयर की जेब से या कंपनी की जेब से कितना माल निकल रहा है और उस लेबर के बिल्कुल। पास जा रहा है। और जब एग्जामिनर ये पूछेगा कि एम्प्लॉय की अर्निंग बताओ, तो एम्प्लॉय की अर्निंग से मुराद ये है कि एम्प्लॉय ने कितना बेनिफिट उसको मिला। इसीलिए बिल्कुल। ठीक है। अब वो बेनिफिट जरूरी नहीं कि कंपनी की तरफ से ही हो। अच्छा। वहां जॉब करने के साथ साथ उसको हो सकता है कोई ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही हो जो गवर्नमेंट की जेब से हम्म। जा रहा है, बट वो है एम्प्लॉय का। ठीक है। सही है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बेनिफिट जो एम्प्लॉय को मिल रहा है, मगर वो बेनिफिट उसकी खुद की जेब से मिल रहा है। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये एम्प्लॉय है, इसकी तनख्वाह है 50,000। ठीक है। कंपनी हम्म। इसको पूरे के पूरे 50,000 नहीं देती, कंपनी इसको देती है 45,000। क्यों भाई? सही है। कंपनी बोलती है पांच कि साल जो उसने दिए। कंपनी बोलती है कि जो 5,000 मैंने रखे हैं ना, वो 5,000 में से दो वो तो हजार वही मैंने तुम्हारा हम। इनकम टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, और जो बाकी के तीन हम्म। हजार है वो तुम्हारा एम्प्लॉय बेनिफिट फंड में डाला है, सही है। जो कि तुमको मिलेगा जब तुम कंपनी छोड़ के जाओगे ना, तुम जॉब छोड़ के जाओगे तो तुम्हें अक्यूमुलेटेड अमाउंट तुम्हें मिल जाएगी। ये हर महीने जो 3-3 हजार तुम्हारे उससे कट के अलग अकाउंट में जा रहे हैं ना, तो तुम छोड़ के जाओगे तो ये अच्छी खासी बिग अमाउंट होगी जो कि तुम्हें हेल्प करेगी आगे सरवाइव करने में। हम्म। ठीक है। तो ये है वो जो कि कंपनी की जेब से नहीं कट रहा। ये 3,000 कंपनी की जेब हम्म। से नहीं जा रहे। इट्स नॉट अ लेबर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, बट इट्स अ बेनिफिट हम्म। टू द एम्प्लॉई। गेटिंग द पॉइंट? अब आइए इसको यस। प्रैक्टिकली सम्स में भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो मैंने आपको एक जैसे आपकी बेस तैयार की है। अब हम जाएंगे अकाउंटिंग की तरफ कि पेरोल अकाउंटिंग यानी क्या क्या चीजें हैं जो रिकॉर्ड में लाने की है। नंबर वन, जॉब टाइम। डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स, जॉब कार्ड्स, रूटीन कार्ड, रूट कार्ड्स, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे लेबर का टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। उस वो कब आया, आज कब भी होता है गया, ऐसा? कितनी देर में काम किया, कितनी देर में नहीं किया, कब वो ब्रेक पे गया, कब आइडल टाइम था, सारी चीजें इस पे रिकॉर्ड हो रही हैं। और चूंकि पहले के जमाने में वो सिस्टम्स नहीं थे और ये डिवाइसेस नहीं थी, तो ये अभी तो हमारे पास सिस्टम आ गया ना, वो दिखाइएगा आईडी कार्ड। आपका आईडी कार्ड है, थंब प्रिंट लेते हैं, ये जाते हैं थंब अपना वो करते हैं तो इनका टाइम भी हम्म। रिकॉर्ड हो जाता है और अटेंडेंस मार्क हो जाती अटेंडेंस भी आ जाती है, सब कुछ हो जाता है। ठीक है। तो सैलरी भी कट है। होनी है नहीं होनी, वो वहीं से पता चल जाता है सारा कुछ। लेकिन पहले के जमाने में ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स, जॉब कार्ड्स, रूट कार्ड्स, ये सब होते थे। अच्छा, जॉब कार्ड्स अभी भी बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होते हैं जॉब कार्ड्स, एनी आइडिया? वो जो बने हुए जो होते हैं। नहीं, ये वो जॉब कार्ड, ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें जॉब वाइज रिकॉर्डिंग हो रही है। जॉब वाइज का मतलब है, फॉर एग्जांपल बहुत आसान सी मिसाल, आप दर्जी के पास जाते हो, बोलते हो कि भाई मेरा कुर्ता हम्म। पजामा सी दो, ईद आने वाली है, तो आप 2 कुर्ते पजामे अपने लिए हम्म। सिलवाते हो, तो वो दर्जी क्या करता है, फटाफट से आपकी मेजरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका डिजाइन और सारी चीजें इस पेपर पे लिख देता है। और फिर उसके बाद हम्म। यहाँ पे लिख देता है कि डेडलाइन कब है, यानी कि आप अगले हफ्ते आ जाना, आपका तैयार होगा।
तो वो भी लिख देता है हम्म। कि डेट ऑफ डिलीवरी या डेट ऑफ रिसीविंग द प्रोडक्ट। तो ये इसको हम्म। जॉब कार्ड कहते हैं। इसको जॉब कार्ड कहते हैं, या आपके जॉब कस्टमाइज जॉब के हिसाब से ये सारा कुछ नोट डाउन किया गया है। इवन बहुत सारे सैलून्स में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारा स्टाफ होता है और बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो हेयर कट हो रहा है, या फेशियल हो रहा है, या मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है, हर एक का जॉब कार्ड अलग बनता है। अगर आप हेयर कट ले रहे हो उसको अलग पेपर में लिखा जाएगा, अगर आप फेशियल ले रहे हो वो अलग पेपर में लिखा जाएगा, और जो बंदा भी वो करेगा वो इस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करता जाएगा। और एंड ऑफ द डे वो एडमिनिस्ट्रेशन से वो सारे अपने डॉक्यूमेंट जितने भी सारे दिन के वो पेपर्स उसने जमा किए हैं वो शो करेगा, उसकी हम्म। पेमेंट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी। इसे कहते हैं सही। जॉब, इसे कहते हैं जॉब कार्ड। ठीक है। इसी तरह दर्जी भी यही करता है, पहले उसने आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख ली, फिर जाहिर है उसके पास बहुत सारे कारीगर बैठे हुए हैं, शलवार कोई सी रहा है, कमीज कोई सी रहा है, हम्म। स्लीव्स कोई बना रहा है, इस्त्री कोई कर रहा है। ठीक है। तो वो हर एक का अपना अपना पेपर बना हुआ है, और वो जितने काम उसने किए हैं उसके हिसाब से उसको पे मिलेगी। दिस इज कॉल्ड जॉब कार्ड। सही। अब आइए नेक्स्ट, बेसिक पे। एक होती है बेसिक पे जो कि हर एम्प्लॉय को मिलती ही मिलती है, जो गवर्नमेंट कहती है कि ये बेसिक पे है, इससे नीचे आप नहीं पे करोगे। हम्म। ये अटेंडेंस टाइम आ गया। अच्छा जी। जॉब टाइम आ गया, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आ गई। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में क्या होता है, रूटीन का काम, रेपिटेटिव वर्क हुए जा रहे। अब ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आपको पता है कहाँ नजर आएगी? एग्जाम्पल दीजिए, आप दे दें कोई एग्जाम्पल। कंटिन्यूस प्रोडक्शन। हम्म। अगर इसको आसान लैंग्वेज में कहूँ कि 24/7 जो जगहें जो इदारे खुले हुए हैं, ऑपरेटिव हैं, जो 24। बड़े इदारों में जैसे कि इलेक्ट्रिक है। जैसे कि, कि इलेक्ट्रिक। ठीक है, और और, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, और क्या नाम है, फार्मेसीज, और, एयरपोर्ट एयरपोर्ट वेरी गुड, एयरपोर्ट। वेरी गुड, एयरपोर्ट्स, और, और कुछ फैक्ट्रीज वगैरह भी हैं इस तरह की 24/7 चल रही हाँ, हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे 24 घंटे काम चल रहा है। ठीक है। हम्म। हम्म। और इसके अलावा और क्या आपने बताया था, के इलेक्ट्रिक जी। ठीक है। तो ये सारे वो इदारे हैं जो नॉन स्टॉप चल रहे हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही बंदा 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा हो, ऐसा पॉसिबल है? हम्म। नहीं। यानी कि शिफ्ट्स हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, हम्म। नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में कोई और लोग हैं, नाइट शिफ्ट में कोई और लोग हैं, सही है। और फिर इसी हम्म। तरह 24/7 ये काम हो रहा है। अब आइए जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग हमने थोड़ी सी डिस्कस की कि दो पर्सपेक्टिव्स हैं, तो उसको अभी हम देखेंगे सम के थ्रू। डेली टाइम शीट्स, वीकली टाइम शीट्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। जॉब कार्ड क्या होता है, पीस वर्क टिकट और ऑपरेशन कार्ड। पीस वर्क यानी एक आपने सामान बना लिया, एक गुड बना लिया, उसका आपको ऑपरेशन कार्ड मिल जाएगा, कितनी क्वांटिटीज आपने आज के दिन प्रोड्यूस की, कोई रिजेक्ट हुआ है, गुड प्रोडक्शन है, रेटिंग क्या है। ठीक है। अब आइए सैलरीड लेबर, हमें पता है कौन होते हैं, वीकली टाइम शीट कुछ इस तरह से। आइडल टाइम क्या होता है, या आइडल टाइम किस वजह से होता है? जैसे ब्रेक टाइम ले लिया, लेबर ने लंबा ले लिया ब्रेक टाइम। और नहीं, या जैसे मशीन का मसला आ गया और लेबर बैठी है काम करने के लिए, लेकिन मशीन यस, नहीं चल रही इसलिए लेबर तो बैठी है। यस, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। द अनप्रोडक्टिव आवर्स इज द आइडल टाइम। अनप्रोडक्टिव आवर्स, इस वक्त काम ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लाइट चली गई थी, क्यों नहीं हुआ? मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, क्यों नहीं हुआ? वो फला लेबर का एक्सीडेंट हो गया था, सब उसमें लग गए, हम्म। क्यों नहीं हुआ? एम्प्लॉयज हड़ताल पे चले गए। मतलब वर्किंग आवर्स में कोई डिस्टरबेंस आ जाए उसकी वजह से काम रुक जाए। एग्जैक्टली। कोडिंग ऑफ जॉब कॉस्ट, जॉब कॉस्ट की भी कोडिंग होती है, उसको भी कोड किया जाता है। एम्प्लॉय नंबर्स होते हैं, पे रेट्स होते हैं, डिपार्टमेंट हम्म। होता है, जॉब और बैच टाइप होता है, बैच नंबर होता है, क्लाइंट नंबर होता है, किस क्लाइंट के लिए माल बन रहा है। तो ये इस हम्म। तरह से सारी कोडिंग सिस्टम्स होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा सवाल है, बिलो आर शोन सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइल्स ऑफ पेनी लेन कंपनी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट। अब देखें वर्ड क्या यूज हो रहा है, लेबर कॉस्ट, यानी एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या खर्चा आ रहा है। तो ग्रेड ए, बी, सी, डी, पेरोल मास्टर फाइल। ग्रेड ए के लेबर रेट्स हैं $8.2 पर आवर। ग्रेड बी के लेबर रेट्स हैं हम्म। $7.4 पर लेबर आवर। ग्रेड सी के रेट्स हैं $6.5 एंड ग्रेड डी के $5.3। प्रोडक्शन रिपोर्ट जॉब 249 पे जॉर्ज को लगाया गया, उसके 14 घंटे का काम था।
249 जॉब पे पॉल को भी लगाया गया, उसका 49 आवर्स का काम था। तो अब जरा इस कैलकुलेट कीजिए, जॉर्ज और पॉल कौन से ग्रेड के लेबर थे? जॉर्ज ए ग्रेड का लेबर था, ए और बी। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8.2 से। और पॉल जो है वो बी ग्रेड का लेबर था, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.4 से। ठीक है। अब आइए इसी तरह जॉब 250 पे जॉर्ज भी है, जॉन भी है, रिंगो भी है। तो जॉर्ज के 2 आवर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 8.2। जॉन कौन सी ग्रेड का लेबर है? जॉन डी ग्रेड लेबर है, डी ग्रेड का 5.3 है, तो मल्टीप्लाई बाय हम्म। 5.3। रिंगो कौन से ग्रेड का हम्म। लेबर है? सी ग्रेड का लेबर है, सी ग्रेड के क्या रेट्स हैं? 6.5। 6.5। अरे अमेजोन में भी आए थे ऐसे सवाल। ठीक है, तो बस इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है। तो बेसिक हाँ रेट हाँ, ये तो बहुत अच्छा जॉब वाला। 249 की 477.4 आ गई, और हम्म। यहाँ की 1064.5 आ गई। बेसिक रेट है ये, क्या है? बेसिक पे है। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिमाग खराब नहीं होना, इसमें बस सीधा सीधी बिल्कुल आपने ऐसे ही है, निकालना सिंपल है। बहुत। डेटा गिवन बस है थोड़ा सा बिल्कुल। इसका वो देखनी होती है, किस हिसाब से सवाल आया है। ठीक है। अब हम्म। आइए ओवर टाइम। ओवर टाइम किसे कहते हैं? मतलब ओवर टाइम, मतलब जो वर्किंग आवर्स हैं उससे भी एक्स्ट्रा कोई काम करे लेबर, से 9 to 5 है, वो 5 से भी ऊपर चला गया, वो थोड़ा और काम वेरी कर रहा है, वेरी गुड। तो अब एक वो सिचुएशन टाइम लेते हैं। कैलकुलेट होगा। अब एक सिचुएशन हम्म। लेते हैं, अब्दुल्ला मैंने आपको हायर किया है, आप मेरी कंपनी में काम करते हैं, हम्म। ठीक है। आपकी टाइमिंग्स है 9 to 5, ओके। अब आपकी ठीक टाइमिंग्स है। है 9 to 5, और आपको ऑलरेडी पर आवर के बेस पे आपको तनख्वाह दी जा रही है पर आवर काम करने की। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू मेक इट इजी, हम 100 रुपए पर घंटा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सौ ठीक रुपए है। पर घंटा 9 to 5 कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। ओ 9। सॉरी, 7 7 घंटे। ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यानी यहाँ पर डेली वेज कितना बन रहा है? 700। 9 10 11 12 1 2 3 4 5। ठीक है, आपके 6 7 8 घंटे आपके काम है, जॉब आवर्स हैं, और पर आवर आपका 100 रुपीज के हिसाब से मैं चार्ज कर आपको 800 पे बंदा। दे रही हूँ। तो 800 रुपीज आपकी डेली वेज है, ओके। ठीक है। डेली वेज। अब आप जस्ट इमेजिन करें अब्दुल्ला, आप सुबह 9 बजे से, आप घर से 8 बजे निकल जाते हो, 9 बजे पहुंच जाते हो, 5 बजे तक यहाँ बहुत मेहनत वाला काम करते हो, और अब आपकी छुट्टी हो गई है 5 बजे, और 5:30 तक आप घर पहुंच जाते हो। मैं आपको बोलूं कि अब्दुल्ला आज जो है ना, आपने 2 घंटे मुझे ओवर टाइम करके देना है, यानी कि ठीक है आपकी 5 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन आज आप घर 7 बजे जाओगे। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे? आपका क्या रिस्पॉन्स होगा या क्या रिएक्शन होगा? ओवर टाइम पे मिलेगी तो करेंगे, क्यों नहीं, कर कर लेते। ठीक है, तो आप मुझसे पूछोगे कि मैम फिक्सन ओवर तो अच्छा टाइम नहीं अगर होता किसी मिलेगा, का भी। ओवर टाइम मिलेगा तो मैं रुक जाऊंगा, ऐसा ही है? हम्म। मैंने कहा हम्म। हाँ हाँ ओवर टाइम मिलेगा, और मैंने कहा आपको ओवर टाइम हम्म। मिलेगा 50 रुपए पर घंटा। अब आप क्या बोलोगे? आप रुकोगे? नहीं, ये तो गलत है ना। ये नहीं, तो क्यों बहुत गलत है? गलत है। क्यों गलत है? स्टैंडर्ड जो पचास 100 है रुपए तो उससे दे भी रही कम हूँ ना, करें। 50 रुपए तो दे रही हूँ, फ्री का थोड़ी कर नहीं रहा तो हूँ। एक्स्ट्रा, एक तो दो चीज गलत हो रही है ना, एक तो एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं चाहिए, उसके अलावा पैसे भी कम दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता। क्या मतलब, आप क्या चाह रहे हो? कितने कितने पे आप मोटिवेटेड हो गए? 150, 150। 150? क्यों भाई 150? क्यों मुफ्ता लगा हुआ है? हंड्रेड तो 100 रुपीज तो ले लो स्टैंडर्ड बस। है ना, 100 तो स्टैंडर्ड है ना, 100 तो। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आप क्यों मोटिवेटेड नहीं हो 100 पे काम करने के लिए? रीजन बताओ। क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, यस, क्योंकि आप थक गए हो। आप 8 घंटे से काम हम्म। कर रहे हो, आप थकावट है। आप फारिग हम्म। नहीं बैठे हुए थे, आप सुबह से लेकर रात तक मेहनत कर रहे थे। और अब हम्म। अगर कोई आपको कह रहा है 2 घंटे और रुक जाओ, तो आपका दिल नहीं है। आपने अपना ड्यू जो आपको आज कमाना था वो आपने कमा लिया, आपको मिल गया। बिल्कुल। अब आप भी इंसान हो, आपको रेस्ट चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, फैमिली चाहिए, आपको सुकून चाहिए। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, मुझे जरूरत है आपकी, मैं बोल रही हूँ 2 घंटे रुक जाओ यार अब्दुल्ला, रुक जाओ। तो अब्दुल्ला मोटिवेटेड नहीं होगा, 50 पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, 100 पे भी नहीं होगा। तो मुझे अब्दुल्ला हम्म। को कोई ऐसी ऑफर देनी है कि जिससे वो अट्रैक्ट हो जाए, वो शायद 150 में भी ना रुके, इतना थक गया है वो। तो मैं बोलूंगी बेटा, हम्म। डबल। डबल तुम जो ओवर टाइम कर रहे हो ना, तुम जो अभी कमा रहे हो 1 1 घंटे में, वो ओवर टाइम करने हम्म। पे डबल। अब तुम बोलोगे ठीक है। हाँ, अब आपके दिमाग की बत्ती चलेगी, बोलोगे यार सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, घसीट घसाट के तो दो सौ घंटे हो तो है, गए। खत्म तो हो जाएंगे दो 200 हो घंटे जाएंगे। 200 यानी 200 200 यानी 400। 800।
मैं पूरा दिन घिस गया, मैंने 1200। इतना नहीं कमा पाया, तो मुझे 400 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, आप बिल्कुल हाई एनर्जी दोबारा आ जाएगी, आप वर्क करने के लिए तैयार हो जाओगे। यस और नो? ठीक। बिल्कुल। तो ये है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम में हमारी क्या क्या चीजें आ गई? दो चीजें आ गई, बेसिक भी शामिल है और प्रीमियम भी शामिल है। क्या क्या शामिल है? बेसिक जो कि बेसिक। 100 है, और प्रीमियम जो आप बेसिक से ज्यादा दे रहे हो, विच इज इन दिस केस 100 अगेन। हम्म। तो ओवर टाइम में ये दोनों चीजें आ गई, बेसिक प्लस प्रीमियम। अब आइए, अब हम इसको डील कैसे करेंगे। सवाल में अक्सर आपको मेंशन होगा कि ओवर टाइम की जो पे है ना, वो टाइम एंड अ थर्ड, टाइम एंड अ हाफ, टाइम एंड हम्म। वन फोर्थ दी जा रही है। तो हम्म। उसका मतलब ये है, टाइम का मतलब है बेसिक, टाइम का मतलब है वन, बेसिक, और थर्ड का मतलब है कि वन थर्ड। यानी कि बेसिक आपको मिल रही है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए, और उसका वन हम्म। थर्ड आपको प्रीमियम मिल रहा है। हम्म। तो दिस इज द ओवर टाइम दैट यू आर गेटिंग, वन एंड वन थर्ड। ओके। ठीक है। तो इस लाइन का ये मतलब है, टाइम एंड हाफ आपको बेसिक मिल रहा है प्लस हाफ ऑफ बेसिक। दिस इज योर बेसिक एंड दिस इज योर प्रीमियम। हम्म। गेटिंग द पॉइंट? अब बिल्कुल। आइए, अब इसको जरा प्रैक्टिकली इसको हम देखते हैं सवाल के जरिए। Puting's company pays overtime at time and a quarter. Joe's basic hours are 9 to 5, with an hour for lunch. But one particular Friday, she worked until 6 o'clock. She is paid a basic wage of $5 per hour. Basic कितना हो गया? चलो जी जरा लिखते हैं, बेसिक कितना हो गया? डॉलर 5 पर फाइव। आवर। ठीक है। 5। How much did she earn on the Friday in question, and how much of this is overtime premium? हम्म। तो उसका बेसिक आवर क्या है? $5 पर आवर। 9 to 5 कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे। मल्टीप्लाई बाय 8 कीजिए तो कितना आ गया पर डे का उसका? $40। और उसको ठीक है। ओवर टाइम कितने का मिल रहा है? ओवर टाइम मिल रहा है टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम एंड अ क्वार्टर यानी बेसिक तो बेसिक और बेसिक का क्वार्टर। ठीक है। तो ठीक इसको है। कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम करेंगे, चूंकि टोटल आवर्स कितने काम हो रहे हैं? 8 आवर्स काम हो रहे हैं। 8 आवर्स। ठीक है, और हमने उसका टोटल निकाल हम्म। ही है 40। ठीक है, $40। ये तो हम्म। मिलना ही मिलना है उसको। प्लस हम्म। 1 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया, यस और नो? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम बिल्कुल। किया है, तो वो 1 घंटा आपने लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय हम्म। टाइम एंड अ क्वार्टर। टाइम एंड अ क्वार्टर का क्या मतलब है? 1.4। टाइम एंड अ क्वार्टर क्या? हम्म। या 1.25, सॉरी 1.25। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे? बेसिक रेट क्या है? $5। 5। ठीक है, $5। ये अब आप इसका टोटल कीजिए, तो ये आपकी टोटल पे आ जाएगी जो फ्राइडे को जो ने अर्न किया। 6.25। कितना? उस आर की तो उसको 6.25 मिलेगी ना। इस आवर की? जो एक्स्ट्रा आर वो कर रही है, हाँ 6 आर जो उसने करा है हाँ। उसको, सॉरी, हाँ मतलब ये जो 9 आर हो गया ना उसका, तो 6.25 मिलेंगे ना उसे, उस आर के। आपने सिर्फ ये कैलकुलेट किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका अरे सिक्स नहीं पॉइंट टू सॉरी, एक फाइव आ रहा है। मिनट। इसको 40 जी, इसको 40 करते, 46.25 ठीक। टोटल मिलेंगे उससे। ये उसका टोटल पे है जो वो अर्न कर रही है फ्राइडे वाले दिन। लेट्स सी वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। टोटल पे आ रहा है 41.25। तो कहाँ गड़बड़ हुई है भाई? तो बहुत कम कर दिए, कहाँ गड़बड़ पैसे ही हुई? नहीं दिए। हाँ तो गड़बड़ कहाँ? मिस कैसे हो सकता है? ये फाइव 9 to इंटू 5 एट आप अगर हम कैलकुलेट देखें। कर लेना, हमने गलत तो नहीं किया। 10 11 12 1 2 3 एक 4 मिनट। 5 10, 6 7 8, 11, 8 आवर्स हैं। 8 आवर्स हैं। एक, 8 आवर्स दो, तीन, मल्टीप्लाई बाय पर चार। आवर 540 आना चाहिए। तो यहाँ 35 क्यों लिखा है? 35 क्यों लिखा है? इन्होंने 7 आवर्स लिए हैं, क्यों भाई? अच्छा, उन्होंने ब्रेक का आर काट लिया ना। ब्रेक के आर के पैसे नहीं दे रहे, लिखा था ना विद एन आवर फॉर लंच, तो उसके पैसे नहीं दे रहे हाँ, होंगे। लंच के पैसे नहीं दे रहे, ये देख। गलत है, गलत बात है। गलत बात है ना, बेचारा इंसान है, उसको लंच के तो पैसे देने ही चाहिए ना। कितनी गलत ऐसा बात। ऐसा होता नहीं है मेरा ख्याल है, लंच ये तो ब्रेक के पैसे तो नहीं कटते। अच्छा, यहाँ कुछ मेंशन भी नहीं है कि काट रहे हैं या नहीं काट रहे, है ना? हाँ तो मेंशन भी नहीं बोल किया रहे था हैं, उन्होंने। अज्यूम करो लंच का है, 1 घंटा लंच का है,
और उसको जो है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड जो है उसमें लंच के पैसे तो नहीं कटते, लंच चार के? हाँ बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, बट अब आपको थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तो देना है ना, आप कैसे ट्रिकी देंगे। खैर, अच्छा ठीक है, ठीक है देना। अच्छा ये यहाँ पे देखें ये क्या कह रहे हैं, द मोस्ट ऑब्वियस वे ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट अर्नड इज एज फॉलो, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 किया और ये 11/4 करके मल्टीप्लाई बाय 5 किया, इतना टोटल पे ये। हालांकि ये कह रहे हैं ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब आइए, हम्म। ओवर टाइम प्रीमियम 6.25 है जो कि हमने सही निकाला। For costing purposes, हम्म। all of the hours worked, whether in basic time or outside it, are costed at the basic rate. The premium is the extra amount paid on top of the basic rate for the hours worked and above the basic hours. इन्होंने बेसिकली तो वही, ये तो पता है। इन्होंने 7 आवर्स ही लिए, बेसिक का 7 और ओवर टाइम का 1 आवर, और उसको मल्टीप्लाई किए 40 से, और बाकी ये 5 का 1/4 ले लिए, दैट इज 1.25, तो 41.25। अच्छा, इन्होंने ठीक है, बताया, यही इन्होंने बता दिया आपने इन्होंने पहले ये गलत क्यों 7 करा। घंटे ही लिया, इन्होंने लंच का काटा ही काटा है, ठीक है, लंच का हम्म। काटने के बाद इन्होंने के लिए। तो अगर हम जैसे हमने कैलकुलेशन किया तो इसमें भी हम इसी तरह कर सकते हैं, इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें, ठीक है। हम्म। सेम वे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 35। 35 आ गया, 35 आ गया। अब 35 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, इधर 35 हो गया, बाकी तो सब सेम है। 35 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय, हाँ, 6.25, 41.25। आ सही गया, है। ठीक हो, आ गया। सेट है। अच्छा अब सेट है। देखो, अब इसका कॉन्सेप्ट समझो जरा। हम्म। आंसर ये है ना, आंसर ये है, ठीक है, ये आंसर है। हम्म। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे मैंने शो किया 1 लाइन में, और इसको आप इस हम्म। तरीके से भी कर सकते हो जैसे इन्होंने शो किया 2 लाइंस में। हम्म। असल मुद्दा समझने वाला है, मुद्दा समझने वाला ये है कि ओवर टाइम में दो हिस्सों में डिवाइडेड है, बेसिक और प्रीमियम। तो इन्होंने क्या किया हम्म। कि जो बेसिक पे मिल रही थी और जो ओवर टाइम का बेसिक था उसको एक साथ ही कंसिडर कर लिया और प्रीमियम को अलग निकाला, यहाँ पे जो चीज चल रही है। गेटिंग द पॉइंट, 7 आवर्स सही तो है। बेसिक था ही हम्म। था, प्लस ओवर टाइम का बेसिक +1, 8 आ गया, 8 मल्टीप्लाई बाय हम्म। 5। और यहाँ पे सिर्फ इन्होंने प्रीमियम कंसिडर किया जो ऊपर हमने लिया है ना, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप इस तरह से भी सही है। निकाल सकते हो, ये बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, इजी मेथड है, और इस तरह से भी निकाल सकते हो। दोनों आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से चल रहा है, दैट्स इट। सही है। क्योंकि बाज बहुत औकात कम पैसे दिए थे। क्योंकि बाज औकात क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं कि मुझे सिर्फ प्रीमियम निकाल के बताओ, ठीक है, सही है। सिर्फ प्रीमियम निकाल के बताओ। तो प्रीमियम निकाल के बताने में फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 हटा दोगे बस, हम्म। 0.25। और सबसे खतरनाक चीज तो ये होती है कि जैसे हमने भी दिखा 46.25 पहले हमने निकाला, वो भी ऑप्शन में मौजूद होता है, गलत आंसर भी। हाँ, मौजूद होता है जी। क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना कि आप लंच लोगे, उसको आइडिया है, जान करके वो जरा सा रखते हैं। खैर एग्जामिनेशन में क्योंकि वो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता, क्लैरिटी बहुत होती है क्वेश्चन में, दे मेक श्योर कि द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड द इंस्ट्रक्शंस आर हम्म। क्लियर। अच्छा फिर अब लेबर को और क्या क्या मिल सकता है, इंसेंटिव और बोनस। इंसेंटिव और बोनस में क्या फर्क होता है अब्दुल्ला। इंसेंटिव, इंसेंटिव ईयरली मिलता है। बोनसेस जो है वो कोई जब मतलब कुछ समथिंग कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, कोई अच्छी कोई खुशी आ जाए, कोई मतलब आपको एक छक्का लग गया, तो शायद बोनस मिल जाता है, जहाँ अच्छा तक मुझे पता है। अब इसको गौर से सुनिए, इंसेंटिव जो होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। अच्छा। यानी कि अगर आपने ये रिजल्ट अचीव कर टास्क लिया, फॉर बस एग्जांपल कंप्लीट हो गए। आपकी कंपनी ने आपने अपने लेबर के लिए, अपनी टीम के लिए बनाया कि 10,000 यूनिट्स मुझे इस महीने सेल करने ही करने हैं। तो अगर आपकी टीम के हम्म। किसी भी सेल्स पर्सन ने 10,000 का टारगेट अचीव कर लिया तो आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड इंसेंटिव देते हो। उसको पहले से सबको पता होता है कि जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया उसको 1 महीने की सैलरी इंसेंटिव के तौर पे मिलेगी एक्स्ट्रा। हम्म। कुछ हम्म। भी हो सकता है, या उसको गाड़ी मिलेगी, या उसको टूर मिलेगा, वर्ल्ड टूर मिलेगा, व्हाटसोएवर, कोई भी इंसेंटिव जो कंपनी सोचे वो कर सकती है, ठीक। अब आइए बोनस। बोनस होता है जो सबको मिलता है, एवरीबडी गेट्स इट। और सही वो है। और वो किसी भी खुशी में और किसी भी मौके पे मिल सकता है, जैसे ईद का बोनस सबको मिलेगा, ठीक है, हम्म। रमजान का बोनस हो गया, या हो सकता है कंपनी के 50 साल पूरे हो गए मार्केट में, तो 50 साल के
पे, खुशी पे सबको बोनस मिल रहा है। ठीक है। हम्म। और बोनस की शक्ल भी डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं पैसा ही मिले, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं कंपनी को जानती हूँ, लाइक मैं, हमारी तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। तो एक ऐसा इदारा हम्म। है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जो जैसे आप लोग की बैंक ट्रांजैक्शंस होती है ना, जितनी भी बैंक हम्म। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, अमाउंट इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसके पीछे पाकिस्तान की एक वाहिद कंपनी है जो ये तमाम ट्रांजैक्शंस को वो करती है, टेक केयर करती है। यानी बैक एंड का काम अच्छा। सारा वो संभालती है कि वाकई में पैसे इस अकाउंट से उस अकाउंट चले जाएं, उस अकाउंट से इस अकाउंट चले जाएं। लाइक इट्स अ वेरी अच्छा। क्रेडिबल एंड वेरी हाई अकाउंटेबिलिटी वाला काम है जो पैसों से रिलेटेड है। अच्छा। ठीक है। अब ये जो काम हम्म। है सारा, ये वो कंपनी कर रही है, इट्स वेरी फेमस, वन लिंक कंपनी का नाम है। वन लिंक कंपनी ऑनलाइन। अपने एम्प्लॉयज को मैंने इसलिए मेंशन कर दिया बिकॉज इट्स द ओनली कंपनी दैट्स ऑपरेटिंग एंड एवरीबडी नोज इट, ऐसा कोई इसमें ढकी छुपी वाली बात नहीं है। एक और भी तो है। कौन सी? एक ही है? जैसे मैं मिजान ऐप यूज करता हूँ, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, ये तो वन लिंक आता है और दूसरा रास्त आता है। रास्त क्या होता है बेसिकली, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आई। अ, अच्छा, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट जितनी मेरी नॉलेज है, वन लिंक इज द ओनली कंपनी इस वक्त जो पूरा बैकएंड का काम, पूरे पाकिस्तान के ट्रांजैक्शंस का बैकएंड का जितना भी काम है, चाहे वो कोई भी बैंक हो, वो मेंटेन कर रहा अच्छा, होता ये मुझे भी इस तरह पता चला वन लिंक का भी, कि अब आपने देखा होगा स्कैन पेमेंट्स आ रही है ना, स्कैन क्यूआर करके आप पेमेंट्स कर सकते हैं ऐप पे। है। जी। जी। तो वो एक जगह मैंने करा ट्राई, तो उसके बाद उसमें दो ऑप्शंस आए, रास्त पेमेंट और वन लिंक पेमेंट। वन लिंक का नाम सुना हुआ था, वन लिंक ही कर दिया। सही सही। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि ये जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बड़ा खुश रखते हैं। और खुश कैसे रखते हैं? यही, बोनसेस देके। किस तरह का बोनस? कुछ भी हो रहा है, मदर्स डे आ गया, जितनी भी मदर्स हैं हम्म। उस इदारे में सबको गिफ्ट मिलेगा। कोई वो वुमेन्स डे आ गया, तमाम वुमेन्स के लिए एक अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइज होगा, उनके घर पे गिफ्ट्स जाएंगे छोटे हम्म। छोटे। अच्छा, कोई भी फादर्स हम्म। डे आ गया, कोई भी इस तरह के कोई भी इवेंट आ रहा है, तो एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ उनको खुश रखा जा रहा है। तो ये क्या है? ये बोनस है। अच्छा, एक और ये सवाल रिजल्ट ओरिएंटेड कि इंसेंटिव नहीं है, ये बोनस है। ठीक है। हम्म, अच्छा, एक मेरी पर्सनल सिचुएशन से सवाल है कि जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वो साहब जो मेरे बॉस हैं वो एक्स यूनिलीवर है। तो उन्होंने बताया कि मैंने उनसे जब हमने बोनस की डिमांड करी, तो उन्होंने, नहीं बोनस ये क्या होता है, बोनस तो छोटी छोटी कंपनी में होता है, बोनस बोनस थोड़ी कहते हैं, इंसेंटिव कहते हैं। वैसे ना भाई, ये क्या हो गया। तो अभी मैंने देखा तो सोच रहा हूँ उनको तस्वीर भेजूंगी, देखें इधर तो है बोनस। ठीक है। अच्छा, अब आइए इंसेंटिव स्कीम में। अब आप उसको इंसेंटिव को रिजल्ट से रिलेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं कि ये चीज हो जाएगी तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, ये चीज नहीं होगी, टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो दैट्स इंसेंटिव। पीस वर्क में जितना आप काम करोगे, जितना यूनिट्स बनाओगे, उतने आपको उस हिसाब से पे मिलेगी। टाइम सेव्ड बोनस, जितना जल्दी काम करोगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल ये चश्मा है, इसकी प्रोडक्शन 1 घंटे में हो जानी चाहिए, मगर लेबर जो है सुस्ती कर रहे हैं, कायली कर रहे हैं, आइडल टाइम है, टेकन फॉर ग्रांटेड है, 1.5 घंटा लगा रहे हैं, 1.25 घंटा लगा रहे हैं एक चश्मे को बनाने में, हालांकि इसको बआसानी 1 घंटे में बनाया जा सकता है। तो अब आप टाइम सेव बोनस करोगे कि जो लेबर जितना जल्दी ये बनाएगा, यानी जितने मिनट्स वो बचाएगा 1 घंटे में, उसको उस हिसाब से बोनस मिलेगा। पर मिनट पे उसको 10 रुपीज या 20 रुपीज या फिर जो भी 100 रुपीज मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, लेबर मोटिवेटेड होगी, यार मैं 1 घंटे का काम मैं आधे घंटे में कर लूं, कर तो सकता हूँ। तो वो फिर इनकरेज होगा कि वो कम से कम टाइम में, तो 30 मिनट्स बचाया तो 30 मिनट्स के हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। डिस्क्रिशनरी बोनस होता है कि भाई बॉस की मर्जी, बॉस को मूड अच्छा है, मर्जी है, दे दिया, नहीं मर्जी, नहीं दिया। घर में बीवी हाँ, से झगड़ा यही हो गया, देते हुए बोनस को कैंसिल कर दिया। सही है। अब आइए ग्रुप बोनस स्कीम। ग्रुप में यानी कि डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि हो सकता है कि एवरी 6 मंथ्स एक डिपार्टमेंट को बोनस दिया जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी इस तरह से, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पहले इस डिपार्टमेंट को देंगे, फिर एवरी 6 मंथ्स दूसरे 6 मंथ में किसी और डिपार्टमेंट को देंगे, तो ग्रुप वाइज। अब आइए प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम क्या होती है? एनी आइडिया? नहीं। नहीं। अच्छा, होता ये है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम में, ये स्कीम निकाली ही इसलिए गई है क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जांपल कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई भी इदारा है और वहाँ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो अब देखो ना, एम्प्लॉय का एक माइंडसेट होता है, वो बोलता है बस 9 to 5 हो गया, मेरी तनख्वाह मुझे मिलेगी टाइम पे, बस मैं घर जा रहा हूँ। भाड़ में जाए हम्म। कंपनी,
भाड़ में जाए, ओनरशिप भाड़ में जाए, हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई डोंट केयर। टाइम अप हो गया, मैं जा रहा हूँ। हम्म। भले कोई इमरजेंसी है, कोई चीज है, कोई मतलब बंदा देख रहा है, कोई क्लाइंट सर पे खड़ा है, कुछ भी है, नहीं हम तो घर जा रहे हैं बस। अब आप कल सुबह आइएगा, हमारा काम हो गया, 5 बज गए हैं। हम्म। ठीक है। तो इससे बिल्कुल। क्या होता है, इदारे की इमेज कहीं ना कहीं खराब होती है। इदारे की इमेज क्या खराब होती है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो कस्टमर से डायरेक्टली इन टच में है वो ऑपरेशनल स्टाफ है। और ऑपरेशनल हम्म। स्टाफ का जो माइंडसेट है वो एम्प्लॉय माइंडसेट है। वो ओन नहीं कर रहा उस जगह को, वो बोल रहा है मैं तो यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ नौकर हूँ, मेरा टाइम अप हो हम्म। गया, मैं घर जा रहा हूँ। मेरी बला से क्लाइंट इस वक्त मुश्किल में है, क्लाइंट इस वक्त आया है, क्लाइंट। अब जैसे अक्सर बैंक्स में ऐसा होता है, मगर बैंक्स में किसी और रीजन की वजह से होता है कि 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं क्योंकि उनको क्लोजिंग करनी होती है। तो 5 बजे के बाद वो हम्म। कोई मजीद ट्रांजैक्शन नहीं करते, ये उनके सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, लेकिन हर इदारा तो हम्म। बैंक नहीं है ना, हर इदारा तो डिफरेंट है। हर इदारे में जरूरी नहीं कि वो बैंक में 5 बजे बोल दिया तो बस बोल दिया, और पॉलिसी पे 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो अब आप नहीं कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते। तो ऐसा नहीं है, दूसरे इदारों में हम्म। थोड़ी सी गुंजाइश की स्पेस होनी चाहिए। तो अब कस्टमर, अगर फॉर एग्जाम्पल कस्टमर इसार में आए, तो कस्टमर यहाँ पे हम्म। मुझे पर्सनली नहीं जानता, कस्टमर यहाँ पे मेरे बैठे स्टाफ को नहीं जानता। कस्टमर आया इसार का बोर्ड देख के और अपना कोई मसला लेके, हम्म। और कस्टमर को नहीं पता कि 5 बजे इसार बंद हो जाते हैं। अब कस्टमर ठीक 5 बजे एंटर हो रहे हैं, अब हमारा ऑफिस बंद हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि कस्टमर का मसला क्या है, कस्टमर कह रहे हैं मुझे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब अगर हमारा स्टाफ ये बोले कि नहीं नहीं मैडम बंद हो गया, अब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आप जाएं कल आएं, अब जाएं कल जाएं कल आएं, ठीक है, हालांकि उसको सिर्फ सीबी की डेट्स पता करनी थी, ज्यादा कुछ नहीं। तो वो जा रही थी, हम्म। भागी जा रही थी, उसने कहा मैं रुकते हुए पूछते हुए चली जाऊं। वो डेट्स भी बताने को तैयार है। हम्म। अब उसका इंप्रेशन क्या होगा, उसका कस्टमर का दिमाग में क्या है, भैया इसार वाले तो बड़े खड़ूस हैं। इंप्रेशन यही बनेगा ना, ये लोग ऐसे ही। सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात पता करनी थी कि डेट्स क्या है एग्जामिनेशन की, वो भी ये नहीं बता रहे, कह रहे हैं कल आओ, ये क्या बात हुई। कितना टाइम लग जाना था, आधा घंटा थोड़ी हम्म। लगना था, सिर्फ एक डेट ही तो बतानी थी, 1 मिनट का काम है, आप पूछ के बता दें किसी से। और आपको खुद ही नहीं पता आपके हम्म। सेंटर में कौन सी डेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो तो ये मैंने मैंने इसीलिए एडमिशन लिया था यहाँ पे। क्यों? क्यों इसीलिए लिया मैं था? तबानी गया था। मैं अच्छा। तबानी गया था। उधर मैंने अच्छा। बात करी तो वो मैडम से कुछ सवाल कर लिया, उनकी बात के दरमियान में उनको बुरा लग गया, ये भी उन्होंने डांट दिया कि मैं बोल लूं पहले। मैंने आप लड़ लें पहले। तो अच्छा। फिर मैं उठ के चला गया वहां से। सही। फिर जब मैं इधर पेपर देने आया था, मिर्चा वाला में था मैं। हम्म। पेपर देने आया था इधर, ऐसी मालूमात करी। उस टाइम शायद नया नया डिस्काउंट भी आया हुआ था। तो बड़ा अच्छा सा उन्होंने एक्सप्लेन करा, सब चीजें बताई। मैंने बस सही है, फिर ट्राई करते हैं। फिर आपसे बड़ा तो मतलब ये पड़ रहा है। सही। तो ये देखे ना, ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी कस्टमर या बिल्कुल। क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, आपका तरीका क्या है। ठीक है, आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं पता, ठीक है आपका ऑफिस हम्म। टाइम कंप्लीट हो गया, लेकिन आप अगर तरीके से सामने वाले को ये कम्युनिकेट करोगे ना तो वो अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन अगर आप वो बहुत एम्प्लॉय मैटर करती है माइंडसेट के चीज। साथ, एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ आप बोलो भाई हमारा क्या ताल्लुक, हमारा कोई वास्ता नहीं, 5 बजे के बाद हम यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज। तो उससे क्या होता है, हम्म। इदारे को नुकसान होता है। तो अब इदारे के पास क्या सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, क्योंकि इदारा तो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इदारा नहीं चाहता, मगर इदारे में जो हायर्ड स्टाफ है उसको ये बात कौन हम्म। समझाए। तो दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है ट्रेनिंग्स, जो कि मैं करवाती हूँ हम्म। कॉर्पोरेट्स में, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स, तमीज सिखाना, एथिक्स सिखाना, और इस तरह हम्म। सिखाना कि वो खेल खेल में आ जाए और किसी को बुरा भी नहीं लगे कि ये मेरे लिए बात हो रही है। ठीक है। हम्म। तो ये हम इदारों में यही प्रॉब्लम्स को हम डील कर रहे होते हैं। अब आइए, ये ट्रेनिंग्स का तरीका हो गया, दूसरा इसका सोल्यूशन ये है, प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। आपने अपने एम्प्लॉय को अपने ही इदारे के सैलरी के साथ साथ उसको कुछ शेयर्स भी इशू किए, कि आपकी सैलरी 50,000 है, साथ में 10 शेयर्स इस हम्म। कंपनी के आपके नाम पे। यानी सही कि है। आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी होगी आपके शेयर प्राइस पे अफेक्ट आएगा उसका। तो आप तो मेंटली खुद बोल जाते हैं कि मेरी कंपनी में मेरा भी शेयर है। हाँ, ये कंपनी में मेरा शेयर है भाई, ये मेरी भी कंपनी है, मैं भी ओनर हूँ। अचानक से एकदम से बिल्कुल। पर्सपेक्टिव बदल गया कि अगर मैं अच्छा काम नहीं हम्म। करूंगा तो कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी, खराब होगी तो शेयर प्राइस नीचे जाएंगे, शेयर प्राइस नीचे जाएंगे, मैं शेयर होल्डर हूँ। ठीक है। तो दैट्स वाह। प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम। कुछ शेयर्स के तरीके से भी हो सकता है, कुछ बकायदा अनाउंस करके कि भैया अगर इस महीने हमारा हमने
ये प्रॉफिट मार्जिन अचीव कर लिया तो उसका 10% तमाम एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। कुछ भी हम्म। इस तरह की सेटिंग बन सकती है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग के जरिए चाहे शेयर इशू के जरिए, ठीक है। तो ये ओनरशिप या ओनरशिप का उनसर लाने के लिए ये तरीके हैं। अब आइए नेक्स्ट। इंसेंटिव स्कीम्स इंक्लूड द फॉलोइंग: पीस वर्क, टाइम से बोनस, डिस्क्रिशनरी बोनस, ये सब हमने डिस्कस कर लिए, सब हो गए। अब आइए, इसकी सब बेसिक है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ये भी बहुत इजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, जल्दी से आप ट्राई कीजिए। एन एम्प्लॉय इज पेड $5 पर पीस वर्क आवर प्रोड्यूस्ड। इन 35 आवर वीक ही प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग आउटपुट: 3 यूनिट्स ऑफ ए, जिसपे 2.5 आवर्स लग रहे हैं, और 5 यूनिट्स ऑफ बी, जिसमें 8 घंटे लग रहे हैं। कैलकुलेट द एम्प्लॉयज पे फॉर द वीक। जल्दी से, 2 मिनट्स हैं आपके पास। 47.5। 47.5, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फोर्टी ठीक है। सेवन पॉइंट फाइव आवर्स हैं, आवर्स। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, डॉलर में उसको कन्वर्ट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा। नहीं, ये ये मत। 1 मिनट, मुझे सवाल दोबारा दिखाएं, डॉलर में कहाँ से आया फिर ये? 5 $5 पर, अच्छा सही है, सही है। × 5, ठीक है। टू थर्टी एग्जाम सेवन में वन भी फाइव अक्सर ठीक है। यही हो रहा होता है कि आवर्स में रख के स्टूडेंट भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये इसको जरूर मेक ये श्योर कर ठीक है, समझ गया। लीजिएगा कि डॉलर में कन्वर्ट हो। अब आइए नेक्स्ट। ठीक है। टाइम सेव बोनस, अ बोनस फॉर एवरी मिनट सेव्ड। यानी 15 मिनट्स अगर सेव हुआ है तो उसके ऊपर उसको कोई ना कोई बोनस मिलेगा। तो जरा देखिए ये सवाल। इन द गराज एग्जाम्पल अबव द बोनस इज 50 cents फॉर एवरी मिनट सेव्ड। ड्यूरिंग वन आफ्टरनून द ठीक है। engineer completes 3 MOTs in 48 minutes, 35 minutes हम्म। and 40 minutes respectively. Calculate the engineer's time saved. बोनस। ये कौन सा एग्जाम्पल कह रहे हैं? गराज एग्जाम्पल, ये कहाँ पे था भाई? गराज एग्जाम्पल कहाँ? पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा अभी। वही तो, हम लोग तो सब देखते हुए ही आ रहे हैं। हम्म। अरे बस वो रिव्यू का कह रहे थे मुझे कि वो वीडियो बना के भेजते हैं। कॉल आई थी। टेस्टिमोनियल? हम्म। नहीं, अभी तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप कैसे दोगे टेस्टिमोनियल? नहीं, मैं वैसे भी नहीं दे सकता ना, कैमरे के सामने नहीं आता। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी है, वॉइस नोट भी दे सकते हो। हाँ, वॉइस नोट दे सकता हूँ मैं। वॉइस नोट दे दीजिएगा। अच्छा, ये इन द गराज एग्जाम्पल अब ये तो मिल नहीं रहा, कहाँ पे है? खैर, 48 मिनट्स का काम हो रहा है, 50 सेंट्स फॉर एवरी मिनट, 35 मिनट्स पे काम हो रहा है और 40 मिनट्स पे काम हो रहा है। तो बेसिकली हमने टाइम कितना सेव किया? 2.6.4। पर यकीनन टाइम मेंशन्ड है कि कितने टाइम में बन जाना चाहिए। यही तो नहीं है वो एग्जाम्पल? हाँ, ये piece working can be seen as the system. For example, the employer could pay 3 cents per unit for output up to 35,000 a week, 5 cents per unit for every unit. Na? Persons working on such scheme normally received a guaranteed minimum wage. Da, da, da. हम्म। मिस, एक और क्वेश्चन था, ये एसीसी की फीस जो होती है, एनुअल चार्जेस, ये हम क्या नाम है इसको वहां से कर सकते हैं इंटरनेशनल कार्ड से?
हमें टैक्स कम पड़ेगा शायद। हाँ कर सकते हैं, अगर आपका कोई बाहर रहने वाला है, आप उसको अपनी हम्म। आईडी और पासवर्ड दें और वो वहां से आपका पेमेंट कर दे। हम्म। हो सकता है। टैक्स कम पड़ेगा ना अगर यूके का ये कार्ड हो तो। थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, एक्सचेंज रेट का ही यहाँ तो फर्क क्योंकि मैं पड़ेगा। नॉन फाइलर हूँ ना, तो वो ठीक ठाक 8,500 रुपये काट ली ऊपर से फीस पे। हम्म। सही कह रहे हो। अच्छा, इसको हम इधर ही देख लेते हैं, अगर यहाँ पे मुझे वो सवाल मिल जाए। बोनस स्कीम, इंडिविजुअल स्कीम। मिस वो आप MM1 के बच्चों को बता रही थी कि FIE के बाद जॉब कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। तो मतलब किस टाइप्स की जॉब कर सकते हैं, मतलब जॉब या इंटर्नशिप? और एक और सवाल, जॉब करेंगे तो वो जो कहते हैं आर्टिकलशिप आपने करनी होती है, तो आर्टिकलशिप में काउंट हो जाता है वो? हाँ हो लाइक जाए। आप स्ट्रेट अवे जॉब पे लग जाए। सिर्फ आप अकाउंटेंसी रोल में कोई ना कोई देखिएगा, तो अकाउंटेंसी रोल की हम्म। जो भी जॉब्स हैं उसमें हो जाता है। तो अब मतलब ये आर्टिकलशिप जो है ये जॉब ही हो, मतलब जॉब ही कहलाती है बेसिकली? जी। एक अलग से 2-3 साल आर्टिकलशिप आपने करनी है तो वही बात तो वही है, जॉब ही करनी है। हाँ हाँ, और देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो उस पे मैं मजीद आपको बताऊंगी। ये जरा देख लें, फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। काफी सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो देखने होते हैं। ये लोग तो अभी MA1 के लेवल पे थे, तो इनको तो बस बेसिक बेसिक ही सब बताया है। अच्छा इसको छोड़ें, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। गराज का हमें मिल नहीं रहा किधर है, तो हम इसको स्किप करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मिल ही ठीक है। जाएगा, कहाँ होना है, यहीं कहीं होना है। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे बढ़ो। अच्छा जी, फिर प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम हमने दे डिस्कस कर लिया, ग्रुप बोनस स्कीम डिस्कस कर लिया, एब्सेंस फ्रॉम वर्क क्यों एब्सेंस है, हॉलीडेज, सिकनेस, मैटरनिटी, पैटर्निटी, अडॉप्शन, ट्रेनिंग, ये सब एब्सेंस हो सकती है। अच्छा जी, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट लेबर हम्म। किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं? जो डायरेक्ट लेबर, जो जैसे वर्कर है डायरेक्ट मशीन पे काम कर रहा है, और जो उसका सुपरवाइजर है वो इनडायरेक्ट लेबर है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब आइए, हम्म। कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। क्या चीजें? हम्म। नंबर वन, जो बेसिक रेट होता है ना, बेसिक रेट, हम्म। वो आपका डायरेक्ट होता है। ठीक है, हम्म। तो बेसिक रेट इज डायरेक्ट। फिर आपका जो ओवर टाइम होता है ना, ओवर टाइम, हम्म। ओवर टाइम वो भी उसका जो डायरेक्ट लेबर का, डायरेक्ट लेबर कर रही है ओवर टाइम, और ओवर टाइम में बेसिक आ गया, और ओवर टाइम में प्रीमियम आ गया। तो डायरेक्ट लेबर का जो ओवर टाइम का बेसिक है ना, वो है डायरेक्ट। हम्म। और जो प्रीमियम है ठीक ना, है। प्रीमियम, हम्म। वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे? बताते हैं, पहले रूल्स देख लें, फिर इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर का ओवर टाइम, चाहे बेसिक हो चाहे प्रीमियम हो, ये पूरा का पूरा इनडायरेक्ट। ठीक है। ठीक है। अब आइए, कोई स्पेसिफिक कस्टमर का कोई काम हो, यानी कि कोई कस्टमाइज्ड काम हो, कोई स्पेशल स्पेशल रिक्वेस्ट। पर्सनल रिक्वेस्ट पे कोई काम हो, कोई स्पेशलाइज्ड काम हो, कोई ऐसा काम हो कि क्लाइंट का अर्जेंट रिक्वेस्ट है, तो ये, सही है। इसमें भले डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्ट लेबर इन्वॉल्व हो, ये पूरा का पूरा कहाँ रिकॉर्ड होगा, डायरेक्ट में। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं। हम्म। फिर है ठीक है। आइडल कॉस्ट। आइडल कॉस्ट, आइडल लेबर का जो आइडल टाइम का होता है, आइडल टाइम इनडायरेक्ट। ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए या पिक्चर ले लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, मैं पिक्चर ले अभी लेता हूँ। ठीक है।
अब आइए, ये क्वेश्चन है। क्लासिफाई द फॉलोइंग लेबर कॉस्ट एज ईदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, बताएं। बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, ये डायरेक्ट है। वेरी गुड, डायरेक्ट होता है। द बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। खुद ही इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट। ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम, ये इनडायरेक्ट। वेरी गुड। बोनस पेमेंट्स। इनडायरेक्ट। एम्प्लॉयर बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस। एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी इनडायरेक्ट है ना। आइडल टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। डायरेक्ट। आइडल टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। ये तो इनडायरेक्ट है ना, टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स। वर्क ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट। डायरेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं। बेसिक पे डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, पहला वाला सही है। दूसरा, बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट डायरेक्टर्स वर्कर्स, हम्म। इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओवर टाइम प्रीमियम टू बोथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर ओवर टाइम इज वर्कड एट द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, तो वो डायरेक्ट है। हम्म। ओवर टाइम इसकी इज जवाब आपने बता वर्क दी। रेगुलरली बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो वो ओवर टाइम प्रीमियम पे टू डायरेक्ट, डायरेक्ट लेबरली हार्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक कस्टमर के लिए सारा कुछ डायरेक्ट है। बोनस पेमेंट्स इनडायरेक्ट। एम्प्लॉयर बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशंस इनडायरेक्ट। आइडल टाइम इनडायरेक्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वर्क ऑन कैपिटल इक्विपमेंट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट। अगर इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है तो वो लेबर में आएगा ही नहीं, वो कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में जाएगा, अच्छा। ठीक है। वो लेबर की तो कॉस्ट है ही नहीं ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने एसी खरीदा, एसी आया 1 लाख का, ठीक है। एसी को हम्म। फिक्स जब तक नहीं करेंगे वो यूजेबल तो नहीं होगा। तो उसको फिक्स करवाने के बिल्कुल। लिए आपको किसी बंदे को बुलवाना पड़ा, जिसको 3,000 आपको देने पड़े इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अब आप उसकी हाँ वो। एसेट के टोटल प्राइस में ही 1,03,000 ही लिखोगे, बिल्कुल। जो आप अपने पास एज अ कंपनी का रिकॉर्ड करोगे ना, एसी एसेट बिल्कुल की जो बिल्कुल भी समझ गया, प्राइस। वो बिजनेस बिजनेस से उसका काम नहीं। डन हो गया। अब आइए, जरा ये ट्राई कीजिए। Direct labor employees wages in week 5 consists of the following. In week 5 consists of the following. Basic pay for normal hours worked 36 hours at $4 per hour on 44. Pay at the basic rate of for overtime 6 hours into 4 24. Overtime shift premium with overtime paid at time and a quarter. 1/4 into 6 hours for 4 6, ठीक है। The bonus payment under a group bonus or incentive scheme. Bonus for सिंपली allowance. इसको आइडेंटिफाई करना है कि डायरेक्ट में क्या डालेंगे आप और इनडायरेक्ट में क्या डालेंगे। अच्छा। बेसिक पे जो है उसको हम डायरेक्ट में ही डालेंगे। और तो बी जो है बेसिक पे पे एट है बेसिक रेट आपका फॉर ओवर टाइम। 144, ये डायरेक्ट में चला गया। फिर पेड डायरेक्ट है। हाँ 24 जो है वो इनडायरेक्ट में आएगा। पे एट द बेसिक रेट फॉर ओवर टाइम 6 आवर्स एट द रेट $4, ये किस में जाएगा। इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में जाएगा। ओवर टाइम शिफ्ट प्रीमियम विद ओवर टाइम पेड एट टाइम एंड अ क्वार्टर, ये भी इनडायरेक्ट में जाएगा। अच्छा। अब बोनस पेमेंट अंडर ग्रुप बोनस, ये में से ये भी इनडायरेक्ट में जाएगा। अब देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसकी रिक्वायरमेंट यही थी, स्टैब्लिश विच कॉस्ट आर डायरेक्ट एंड विच कॉस्ट आर इनडायरेक्ट। तो बेसिकली डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉय कॉस्ट $168 एंड 36 इन इनडायरेक्ट, यानी कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है। गड़बड़ ए है। एंड बी मुझे आर बोनस वाली लग रही है। A and B are direct labor cost. C, overtime is usually regarded as overhead expense because it is unfair to charge the items produced in overtime hours with the premium. Why should an item? ठीक है, ग्रुप बोनस पेमेंट्स D,
ओवरहेड कॉस्ट है, चूंकि ओवरहेड है तो इनडायरेक्ट है, तो यानी ए बी हम्म। डायरेक्ट है, सी डी इनडायरेक्ट है। ए और बी डायरेक्ट है, यानी ये 24, ये वाली गलती सिर्फ हुई है कि ये 24 इधर नहीं ठीक आना है, था, ये इधर आ। डायरेक्ट में आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक रेट है ना, हमने यही बोला बेसिक रेट। अगर डायरेक्ट का है, डायरेक्ट लेबर है, जो कि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, तो कुछ मेंशन नहीं है तो समझ जाओ डायरेक्ट की बात हो रही है। तो बेसिक रेट अगर डायरेक्ट का है ओवर टाइम में, तो भी वो डायरेक्ट में जाएगा, और अगर इसका प्रीमियम अगर लिखा हुआ होता ना, तो प्रीमियम इनडायरेक्ट में जाता। ठीक है, ठीक है। बाकी ये दोनों तो इनडायरेक्ट ही हैं। तो इसका हो गया 36, और इसका क्या हो गया, 144 प्लस 24, 168। ठीक है, करेक्ट हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट। Java company employs two types of labor. Java co employs two types of labor. Skilled workers considered to be direct workers and semi-skilled workers considered to be indirect workers. Skilled workers are paid $10 per hour and semi-skilled $5 per hour. The skilled workers have worked 20 hours overtime this week, 12 hours on specific orders, and 8 hours on general overtime. Overtime is paid at a rate of time and a quarter. The semi-skilled workers have worked 30 hours overtime, 20 hours for a specific order at a customer's request, and the rest for general purposes. Overtime again is paid at the time of order. What would be total overtime pay considered to be direct cost for this week? पूरे कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सब कुछ, बेसिक पे वगैरह सारी चीजें। क्या, व्हाट वुड बी द स्किल टोटल वर्कर $10 पे काम ओवरटाइम कर रहे थे पे, ना। टोटल ओवरटाइम पे कंसिडर टू बी अ डायरेक्ट कॉस्ट फॉर दिस वीक। अगेन, जितने भी खर्चे हैं उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बाइफरकेट करके, फिर सिर्फ ओवरटाइम पे जो डायरेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन रहे वो पता लगाना है। मैं वापस से आवाज कट रही है। ओके, what would be the total overtime pay considered to be a direct cost for this week? तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कितनी कॉस्ट डायरेक्ट में जा रही हैं और कितनी इनडायरेक्ट में जा रही हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट। वंस यू आइडेंटिफाई, देन यू हैव टू टेक आउट द ओनली टोटल ओवर टाइम पे विच विल बी कंसिडर्ड एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। आवाज आवाज कट रही है। फिर से कट रही है, क्या करूँ? हॉटस्पॉट से ही लगाया हुआ है। अभी सही हुई। अभी सही अभी है? सही हुई। सही है। हाँ। तो ओवर टाइम आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि कितनी, यहाँ पे जितनी भी कॉस्ट मेंशन्ड है उसमें से डायरेक्ट में क्या किया जाएगा और इनडायरेक्ट में क्या किया जाएगा। और उसके बाद आपने निकालना है कि ओवर टाइम कितना डायरेक्ट में गया है, बस ओवर टाइम का निकाल के आपको मेंशन करना है। ठीक है, बात समझ आई? मैं स्किल्ड, हाँ स्किल्ड वर्कर्स का जैसे 8 आवर्स ओवर टाइम गया है, हम्म। और सेमी स्किल्ड वर्कर्स का 30 आवर्स है, वर्क 30 आवर्स ओवर टाइम पे लिखा हुआ है ये 30 आवर्स। स्किल्ड हमारे डायरेक्ट वर्कर्स हैं, सेमी स्किल्ड हमारे इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं। ठीक है। ठीक है। स्किल्ड 20 घंटे काम कर रहे हैं ओवर टाइम, जिसमें से ओवर बारह टाइम घंटे कितना? स्पेसिफिक ऑर्डर पे है और 8 घंटे जनरल ओवर टाइम है। तो और मतलब पूरा 20 आवर्स ही ओवर टाइम हुआ ना उसका। हाँ, फिर लेकिन तुम्हें ठीक है। बाइफरकेट करना है ना कि डायरेक्ट में क्या जा रहा है और इनडायरेक्ट में क्या जा रहा है। बेसिकली आप वैसे ही अच्छा। कॉलम्स बनाओगे जैसे सही हम है। ऊपर बना रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के। सही और है। जो जो कॉस्ट आ रही है उसको आप देखो कि कौन सी डायरेक्ट में लिखोगे, कौन सी इनडायरेक्ट में लिखोगे। ठीक है। या फिर सेमी स्किल्ड 12 आवर्स। वर्कर्स के 30 आवर्स ओवर टाइम है, जिसमें से 20 घंटे स्पेसिफिक ऑर्डर पे है। और हमें रूल क्या बताता है, स्पेसिफिक ऑर्डर कहाँ जाएगा, डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में। नहीं, स्पेसिफिक ऑर्डर डायरेक्ट में जाएगा। अच्छा सही है। स्पेसिफिक ऑर्डर यानी स्पेसिफिक कि ऑर्डर डायरेक्ट में स्पेशलाइज्ड जाएगा। ऑर्डर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, स्पेशली ठीक इस है। ठीक है। बंदे के लिए बन रहे हैं। तो 20 घंटे सारे के है। सारे डायरेक्ट में जाएंगे। 20 घंटों का जो भी सारे खर्चा है। डायरेक्ट में चले जाएंगे। जी। लेकिन मिस ये हाँ तो सही कह रही है ना, तो सारा काम ही उस पे कर रहा है स्पेशल ऑर्डर पे। तो 20 घंटे का सारा खर्चा डायरेक्ट पे जाएगा,
और यहाँ पे 12 घंटे का सारा खर्चा डायरेक्ट में जाएगा। डायरेक्ट में कैसे जाएगा जब वो 20 आवर्स ही पूरा पूरा ओवर टाइम है? तो 12 घंटे में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है ना, 12 घंटे तो डायरेक्ट में जाएगा ही जाएगा। तो 8 भी तो जाएगा। अब इस 8 घंटे को आप बाइफरकेट करोगे ना, बेसिक और प्रीमियम में। अच्छा। तो बेसिक सही है। डायरेक्ट में जाएगा, प्रीमियम इनडायरेक्ट में जाएगा। गेटिंग द इसकी पॉइंट? कॉस्ट जो आएगी, इसकी कॉस्ट जो आएगी बेसिक की, वो बेसिक चली जाएगी डायरेक्ट में, यस। और प्रीमियम जो है वो इनडायरेक्ट में चला जाएगा। वेरी गुड, ऐसा ही है। ठीक है। ठीक है। फिर इसमें भी जो बाकी के 20 घंटे तो डायरेक्ट में जाएंगे ही जाएंगे, जो बाकी के 10 घंटे हैं वो कहाँ जाएंगे बताइएगा। एक मिनट, फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर एट अ कस्टमर्स रिक्वेस्ट द रेस्ट फॉर जनरल ओवर टाइम अगेंस्ट पेड टाइम ऑर्डर 30 आवर्स। मीन्स ये जो 20 आवर्स है इसका जो बेसिक है वही वही डायरेक्ट में जाएगा, और जो प्रीमियम है वो इनडायरेक्ट में जाएगा। 20 घंटे पूरे के पूरे, चाहे बेसिक हो चाहे प्रीमियम हो, पूरा का पूरा डायरेक्ट में जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक है। है। अच्छा, इनका क्योंकि क्योंकि ये टोटली स्पेसिफिक ऑर्डर पे काम कर रहे थे इसलिए। यस। और जो, क्योंकि टोटल ओवर टाइम 30 आवर्स है, 30 - 20, पीछे बचा क्या? 10 घंटे। 10 घंटे 10 आवर्स। जनरल काम ठीक पे है। काम हो रहा है। तो वो 10 घंटों सही को है। आप फिर बेसिक और प्रीमियम करोगे और देखोगे कि क्या उसको डायरेक्ट में डालना है या इनडायरेक्ट में डालना है। However, ठीक। however, you have to also हम्म। see that this is indirect labor। तो रूल ऊपर देखो, रूल तुमने लिख लिया है ना रजिस्टर में, अब बार बार उसको देखो ना कि रूल के मुताबिक अच्छा। सेमी स्किल्ड इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट लेबर का ये दोनों का दोनों कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट में। हम्म। लेकिन मिस इनडायरेक्ट वर्कर का जो जिसमें लिखा हुआ है स्पेशल रिक्वेस्ट वाला है, वो डायरेक्ट में जाएगा। सही है, सही है। स्पेशल रिक्वेस्ट चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही का हो डायरेक्ट या में जाएगा। इनडायरेक्ट का हो, दोनों का डायरेक्ट में जाएगा। ठीक है। देख ली मैंने रूल बुक। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। और एक सेकंड रुकिएगा। बस ठीक है, इसको आप सॉल्व करें और आज हम यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। कल की क्लास में हम इंशाल्लाह, कल हम, मैं चाह रही हूँ उनकी क्लास हो जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते का कवर अप भी नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। तो कल इंशाल्लाह हम, मेरा और कोई स्केड्यूल तो नहीं है ना कल का। कल इनकी क्लास रखें आप सेम टाइम। ठीक है, तो ये साम आप खुद से ट्राई करें घर पे, इसको सॉल्व करें तसल्ली से। और यहाँ तक की चीज़ों को रिवाइज करें, और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। ओके जी। चले चले ठीक। थैंक यू ओके। वेरी मच, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। मिस मिस एक मिनट, ओके, मैं इसकी तरफ पिक लूँ। जी जी, पिक्चर ले लें। ठीक है। ठीक ओके। है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।